गुड मॉर्निंग भाई, क्या हाल चाल है, कैसे हो सब लोग। गुड मॉर्निंग हार्दिक, हर्ष, गोयल, गुड मॉर्निंग सुशांत, यश, तानिया, गुड मॉर्निंग अनूप, ओमकार, अमान, गुड मॉर्निंग ध्रुव, प्रियांशु, श्रुति झा, गुड मॉर्निंग अनु, प्रियंका, दिव्या, रॉकी, आदित्य, गुड मॉर्निंग आर्यन, एकलव्य, यशी, रुद्र, कृतिका, ओम, गुड मॉर्निंग मानव, कैसे हो भाई, क्या हाल चाल है पब्लिक का। योगेश, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सारे बच्चे गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है पब्लिक। लग रहा है अभी कम आई है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या करें सर, क्लास लास बड़ा झंझट है सर, फिर से शुरू हो गया। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ, होता है, अभी तो शुरुआत है ना। अभी तो पूरे जोशो खरोश के साथ कल तुम लोग के मैसेज वगैरह देख रहा था मैं। कुछ बच्चों ने इंस्टाग्राम पर मैसेज किए थे, कुछ बच्चों ने जो है वो जो पोस्ट वगैरह आती हैं यूट्यूब पर उस पर भी मैसेज किए थे। तो उनके कमेंट्स देखकर यही लग रहा था कि जो है अभी जोश है, अभी जोश बाकी है ना। तो अब शुरुआत में तो जोश होना भी चाहिए। दर्द जब शुरू होता है तब जोश है या नहीं, तब बात बनती है। तो अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, ना कुछ पढ़ाया गया है अभी खास, ना कुछ होमवर्क मिले हैं, ना दर्द है, ना कोई टेस्ट हुआ है, ना रिजल्ट खराब आया है। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो शुरुआत है। अभी तो कल बच्चों ने लिखा था, अरे कल की क्लास के लिए हम पूरे जोशो खरोश के साथ नहा धो के बिल्कुल नाश्ता करके बैठेंगे और ऐसा होगा वैसा होगा। अब धीरे धीरे करके देखेंगे कितना तुम नहा धो के आते हो, सब समझ में आ जाएगा। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग भाई। हाँ, होमवर्क वो करने के लिए दिया गया था, लेकिन मुझे ऐसा लगा, मुझे एक आध कमेंट्स देख के लगा कि कुछ बच्चों को वो यूट्यूब पर से वो पीडीएफ शायद नहीं मिली। तो उन्होंने ये बोला है कि आज भी पीडीएफ दे दीजिएगा, क्योंकि बैच है हमारा प्रॉपर, इस बैच में सब कुछ प्रॉपर जाएगा। तो मैं आज भी वो पीडीएफ तुम्हें दे दूंगा, आज वही मैं लेके आया हूं। तो आज भी वो होमवर्क तुम्हारा होमवर्क ही रहेगा। तो जिन बच्चों ने नहीं किया है वो उसको आज फिर अटेम्प्ट कर लेंगे, और उसके बाद कल फिर अगली क्लास में मैं उसको एक बार फट से डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने वो पीडीएफ नहीं डाउनलोड की हो। तो बैच में तुम्हें मिलेगा ये पीडीएफ इस लेक्चर का, तो आप आराम से वहां से उसको कर लीजिएगा सॉल्व, कल हम उसको डिस्कस कर लेंगे। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। होमवर्क डन कंप्लीटेड, बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने होमवर्क कर लिया, और वो होमवर्क का लेवल आपको पता ही था, कुछ था नहीं यार, वो होमवर्क नहीं था, वो एक टेस्ट था। जिन लोगों को भी वो पीडीएफ मिल गई है उनके लिए वो टेस्ट था कि भाई ऐसा है, मैटर क्या है, नॉन मैटर क्या है। मैटर तो सर बहुत चारों तरफ मैटर ही मैटर हो रहा है, समझ बात को। तो मैटर क्या है, नॉन मैटर क्या है, अब शेप किसका कांस्टेंट होता है, किसका क्या है, समझ बात को। बड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन, जेई ये सब क्या ही पूछेगा। हाँ, ये जरूर है कि कुछ आगे की बातें करें, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, प्योर सब्सटेंसेस किन्हें कहते हैं, मिक्सचर किन्हें कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है। ये 4-5 डेफिनेशंस और थी जो लास्ट में लिखी गई थी, उसको भी एक बार तुम्हें पढ़ना है, रिवाइज करना है, और उसके बाद चीजों को आगे बढ़ाना है। तो कल जो है हम लोगों ने डिस्कस किया था। बहुत बढ़िया, रेडी है भाई। तो भाई जोश कैसी है, बुक को सजेस्ट कर दीजिए। बुक को यार देखो ऐसा है, कोई भी किताब तुम ले सकते हो। मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा कुछ करने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं होगा अभी। हो सकता है जैसे कि मैंने बोला सर, अभी हम नहा धो के बिल्कुल नाश्ता वाश्ता करके बैठे हैं, 2-4 दिन रुक जाइए सर, फिर हम आपको बताएंगे हमारे हालात कैसे हैं। लेकिन अगर तुम्हें अभी जोश है तो तुम जोशो खरोश में बहुत कुछ खरीदने की कोशिश करोगे या बहुत कुछ करने की कोशिश करोगे, लेकिन उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा नहीं मुझे लगता है, क्योंकि तुम्हारे पास इतना समय नहीं। डीपीपी मिल जाएंगी तुम्हें करने के लिए, कल की क्लासेस से तुम्हें डीपीपी, कल आज भी नहीं दूंगा डीपीपी, कल की क्लासेस से तुम्हें डीपीपी मिलने लगेंगी, और उसके बाद जो है कुछ क्लास का होमवर्क थोड़ा थोड़ा मिलना शुरू हो जाएगा। एक्चुअली मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ाने का जो तरीका है मेरा शुरू की 1-2 क्लासेस का, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसकी वजह से मैं शुरू में होमवर्क नहीं दे पाता बच्चों को। उसका रीजन ये है कि वो जो शुरू की 1-2 क्लासेस हैं वो सिर्फ इस फील्ड में निकालता हूं मैं, कि बच्चे को ये समझ में आए कि अरे ये मोल वोल का ड्रामा तो कुछ होता ही नहीं है, मोल कहां से आया, अरे बिना मोल की दुनिया चलती है। आप समझ बात को, हम सब कुछ बिना मोल के, कैसी बातें कर रहा है सर, बिना मोल निकाले आप क्या कभी ये निकाल सकते हैं कि इस सैंपल में कितने एटम्स हैं। अरे मैं बिना मोल निकाले दुनिया निकाल लूंगा। आप समझ बात को, तुम्हें अभी समझ में आएगा कि ये जो बातें हैं ये फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले बाद में आए हैं, पहले सोच है, सोच, और उस सोच से चीजों को आगे बढ़ाया गया है। तो मैं 1-2 क्लासेस थोड़ा सा बच्चों को उस फील्ड में लेता हूं, ताकि बच्चों को ये लगे कि यार ठीक है, हमने अननेसेसरी कोई फॉर्मूले रटे नहीं है, हमें ये फॉर्मूले डिराइव करने आ गए, हमें समझ में आ गया कि भाई कोई फॉर्मूला लगाए बिना भी ये काम कर सकते हैं, क्योंकि ये काम हम बचपन से करते चले आ रहे हैं। मैं तुम्हें दिखाऊंगा अब ये बात।
दूसरा ये कि मॉड्यूल आप अपने बैच के, जैसे कल भी मैंने प्रमोट की थी इस बात को कि मॉड्यूल अपने बैच के ले सकते हैं, जितना भी हो सके उसमें बहुत भर भर के सवाल दे रखें। तो उसके अलावा भी अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे पास इतना समय तो अलग बात है, अदरवाइज आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नोट्स का जहां तक सवाल है, आप क्लास में जो कराया जाएगा आप उसके भी नोट्स ले सकते हैं, उसको भी नोट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिपीटर बैच के साथ थोड़ी सी बात ये आती है कि बहुत सारी बातें, कई कई चीजें ऐसी भी आती हैं जो बच्चों को आती हैं, या वो नोट बहुत रैंडम तरीके से कर लेता है, जिसकी वजह से उसके जो नोट्स हैं वो, और कुछ चीजें वो अच्छी तरह से नोट कर लेता है, तो उसकी वजह से वो जो नोट्स है ना वो गंदे हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि सोडियम का एटॉमिक वेट जो है वो 23 होता है, तो कई बच्चे अरे यार ये तो पता है ऐसे तो उसको गंदा कर दिया। फिर कुछ अरे वाह ये तो कैल्शियम का सर ने बताया, ये मुझे नहीं आता था, 40 होता है। मैं ऐसी एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो वो कोई चीज अच्छी लिखते हैं, कोई चीज बहुत गंदे से लिख देते हैं, कोई चीज बहुत इलैबोरेट करके लिखते हैं, कोई चीज बहुत छोटे में लिख देते हैं। तो उससे वो नोट्स जो है ना, वो अंदर से वो फील नहीं आती कि यार ये प्रॉपर है। तो इस वजह से रिपीटर बैच के लिए नोट्स बनाने में उनको थोड़ी सी दिक्कत आती। इन सारी चीजों के लिए मैंने भी अपने एक ईजी नोट्स लिख रखे हैं जो क्लास में जनरली हम कराते हैं, उन्हीं का एक नोट्स फॉर्मेट में। जैसे मैं ये तुम्हें दिखा दूं, ये जो क्लास में कराया जाता है, ये ईजी नोट्स की बुक है मेरी। ये वही है जो क्लास में हम कराते हैं। एज सच कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, तुम में से बहुत सारे बच्चों के पास है ये। इसके अंदर अब जैसे कल भी जो हम लोग ने किया था, इसमें वही मैटर नॉन मैटर, शुरू में वही सब बकवास आ रहा है, एटॉमिक वेट क्या है, एटॉमिक मास यूनिट क्या है, इसमें वही सारी खूबसूरत बातें, सब दुनिया भर की क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं, सारी चीजें जो है, जो नोट्स हैं जो क्लास में कराए जाते हैं, वो ऑलमोस्ट इसके अंदर लिखे गए हैं। तो ये जो ईजी नोट्स हैं, ये ईजी नोट्स से भी आप अपने नोट्स को मेंटेन कर सकते हैं, या फिर इससे भी आप चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा हर चीज नोट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ये बुक है जो ईजी नोट्स के नाम से फिजिकल केमिस्ट्री की है, तो आप जो है अपने मतलब की बातें सिर्फ नोट करें, सवालों की प्रैक्टिस करें जो क्लास में कराए जा रहे हैं। आपको प्रॉपर नोट्स बहुत ज्यादा डिटेल में बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप समझ रहे हैं? तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ये बुक होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लास्ट ईयर के बच्चे होंगे, लक्ष्य के बच्चे होंगे, या तो या रिपीटर बच्चे होंगे, तो उनको उनके पास ये बुक होगी। जिनके पास नहीं है वो ये भी एक काम कर सकते हैं, ईजी नोट्स फिजिकल केमिस्ट्री, ये आप फ्लिपकार्ट से, अमेजॉन से, या पीडब्ल्यू स्टोर से ये परचेज कर सकते हो। तो इससे भी आपका काम चल जाएगा एटलीस्ट नोट्स की। और इसमें बहुत सारे सवाल, अब मेरे ख्याल से 1200 से 1300 से ज्यादा सवाल दे रखे हैं। एडवांस के भी टॉपिक्स यहां पर कवर किए गए हैं, सॉलिड स्टेट, स्टेट्स ऑफ मैटर, सरफेस केमिस्ट्री। इसमें कुछ मैंने ऐसा नहीं है कि 11वीं का सिलेबस अलग बताऊंगा, 12वीं का अलग कराऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे 12 के 12 चैप्टर्स इसके अंदर पूरे भर के डाले गए हैं। बहुत सारे, हर चैप्टर के 200 100 सवाल डाल रखे हैं। तो प्रैक्टिस के लिए भी बहुत सारा मटीरियल है, पीवाईक्यूज भी हैं। तो मुझे लगता है कि इससे भी आपका काम चल जाता है। दूसरा ये कि मुश्किल बात ये आती है कि ये जो तैयारी आप करेंगे, इस तैयारी में थोड़ी सी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं, प्रमोशन नहीं। एक बच्चा कह रहा है आपने तो प्रमोशन कर दिया, प्रमोशन नहीं है ये। क्योंकि तुमने पूछा है तो मैं बता रहा हूं। मुझे कोई तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम इसे लो, मैं सिर्फ तुम्हें इसका एक फायदा बता रहा हूं कि नोट्स थोड़े बहुत अवॉइड किए जा सकते हैं। जैसे बच्चा हर बार वो लाल पेन, काला पेन, नीला पेन, वो लाल पीला काला सब मैंने इसके अंदर लिख रखा है। आप सिर्फ काम की बातें लिख सकते हैं, आप सिर्फ सवाल को सोल्यूशन में ध्यान दे सकते हैं, सवालों पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा टाइम बचाया जा सकता है। रिपीटर बैच के लिए थोड़ा सा ज्यादा ये बात बोल रहा हूं मैं। 11वीं और 12वीं के बैचेस में मैं इस तरह से, अब तक मैंने अपने लक्ष्य का बैच जो मेरा फर्स्ट बैच चल रहा है उसमें अब तक इस बुक को दिखाया तक नहीं है। उनको कुछ नहीं बताया कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए वैसा, क्योंकि मुझे पता है उन लोगों को शायद ये करना होगा। लेकिन रिपीटर के पास टाइम कम है यार। वो अगर यही काला नीला सजाता फिरता रहेगा तो वो बेचारा 6 महीने के अंदर, 7 महीने में पूरा 2 साल का सिलेबस कैसे करेगा? ठीक है ना? तो इसलिए तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं। और दूसरा यह है कि एनसीईआरटी भी हो सकती है। एनसीईआरटी भी तुम्हारे काम आ सकती है। एनसीईआरटी भी इंपॉर्टेंट बुक है। तो रेफरेंस बुक के लिए आप एनसीईआरटी रखेंगे। मेरा जो अपना मानना है, अननेसरी तुम दूसरों के चक्कर मत पड़ो। समझ रहे हो बात को? 24 साल का एक्सपीरियंस है। हम जानते हैं ये जो 2 साल, 5 साल, 4 साल वाले लोग दुनिया भर की गाना गाएंगे यूट्यूब पर कि हम बताते हैं किताबें कौन सी अच्छी आती हैं, पुरानी, नई। हम तुम बताने चक्कर मत पड़ो। कुछ नहीं लगाना है, कोई किताब नहीं लगानी है। क्लास के नोट्स पढ़ने हैं, डीपीपीस, पीवाईक्यूज करने हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। जो सवाल जहां से मॉड्यूल सॉल्यूशन से कर लिए, किताबों से कर लिए, ये जो तुम्हारे पास, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। बेकार में चक्कर में मत पड़ना। दुनिया भर के टेस्ट होते रहेंगे, सैकड़ों पेपर आ जाएंगे, करने का टाइम नहीं मिलेगा, दुनिया भर की चीजें खरीद के बैठ जाओगे, कुछ फायदा नहीं। ठीक है ना? तो एन अवस्थी, हाँ, कोई भी किताब जिसके पास जो है यार, मैं मना नहीं कर रहा, जिसके पास जो है, जहां से वो लगा सकता है वो वहां से लगा ले। ठीक है? ये समझ में आ गया? चलिए सर, अब काम की बात शुरू करते हैं।
डाउट्स देख लीजिए। सबसे पहले तो डाउट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं, तो सर सबसे पहले डाउट्स देख लेते हैं। ये देखिए आप, रीसेंट डाउट्स बकरे गिरा दीजिए, ये रीसेंट डाउट्स। ठीक सर, अगर नोट्स पहले से बना हो तो क्या करें? नोट्स पहले से बना हो तो उनको उनको करेक्ट करिए, उनको पढ़ते रहिए, है ना। और जो सवाल क्लास में कराए जा रहे हैं उनको करिए, जैसा आपका दिल करे आप वैसे करिए। अर्जुना का मॉड्यूल चलेगा, सब चलेगा। सर केमिस्ट्री को रेजोनेंस है, केमिस्ट्री को साल भर 2-2.5 घंटे दे, इतना इनफ होगा? बिल्कुल सर। मॉड्यूल रेजोनेंस का तो क्या बिल्कुल ले सकते हैं, जिसका भी हो। सर फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट को रिपीट कर दीजिए, कैसी बातें कर रहे हो, अभी आता रहेगा। सर मैं ऑफलाइन स्टूडेंट रहा हूं तो मेरे पास 11th और 12th के मॉड्यूल हैं, बहुत अच्छी बात है। सर एयर मैटर है कि नहीं है? एयर मैटर है, मैटर तो मैटर है, एयर ही में तो मैटर हो रहा है आजकल, समझ रहे बात को, जगह जगह मैटर चल रहा है। एयर, अबे एयर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हमारी गैस तुम्हारी गैस दुनिया भर की गैस, समझ रहे बात को, गैस इज अ मैटर। आप समझ रहे हैं, तो मैटर तो है ही। अब वो अलग बात है तुमसे उठाई नहीं जा रही है या तुमको बहुत हल्की लग रही है, वो अलग बात है, बट मैटर तो मैटर है। मैटर वो है जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, जिसका कुछ मास हो। अब वो मास तुम्हें कम लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, ये तुम्हारी परेशानी है। मैं तुम्हें इसी चैप्टर में ये प्रूफ करके दिखा दूंगा कि तुम्हारी जो हवा है, तुम्हारा मतलब ये जो एयर है, ये पानी से ज्यादा भारी होती है। मैं तुम्हें ये प्रूफ करके दिखा दूंगा। सब पानी ले लीजिए, 1 मोल पानी ले लीजिए और 1 मोल हवा ले लीजिए। सर हवा ज्यादा 1.5 गुनी ज्यादा भारी है सर हवा, ये प्रूफ करके दिखा दूंगा मैं। तो वैसे मजाक कर रहे हो, देखो अभी तुम समझ में आएगा। सर टेस्ट में फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें ये क्या है यार, ये सब मत पूछा करो। a² + b² 13 कैसे आया? अच्छा कहीं का भी ले लो भाई। हे कुमार का क्या हुआ? हे कुमार की तलाश जारी है भाई, बहुत बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा अब अपना तरीका और बता देते हैं। मेरा तरीका यह है कि जो क्या कहते हैं, हाँ, ये जो क्लास चलेगी, इस क्लास में चैट को कई जगह पर बंद रखूंगा मैं, है ना। कई जगह पर ये चैट बंद रखूंगा। उसका रीजन है कि जब चैट चलती है तो मजा नहीं आता। मजा मतलब समझ लो, दिमाग भी जाता है और दूसरा ऐसे करके चैट चलती रहती है, तो और तुम्हारा तुम्हें तो मस्ती रहती है कि चैट में अपना बकवास चल रही है, टीचर को कुछ गाली गलौज कर दी। तो ये चैट हम बंद रखेंगे। बीच बीच में चैट खोलते रहेंगे जब हमें जरूरत लगती है। और ये रिपीटर के स्टूडेंट्स इस बात को एग्री भी करेंगे कि हाँ सर आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, हमें ऐसा ही करना है, हमें दूसरे बच्चों की चैट में इंटरेस्टेड नहीं है। हमें जब कुछ करना कराना होगा, पूछना पाछना जवाब देना होगा तो हम दे देंगे। हम यहां पर चैट ऑन तभी करेंगे, ठीक है। तो बीच बीच में चैट जो है वो बंद रखेंगे। तो ये मेरे ख्याल से सब लोग इस बात को एग्री करते हैं, क्योंकि फिर वही वाली बात आती है कि बाद में मुझे सुनने को मिलता है तुम्हारे कमेंट से, ये मास्टर बेकार है तो चैट ही बंद कर देता है। तो ऐसे में ऐसे फिर क्या मजा आया, फिर क्लास में क्या मजा आया, जब चैट ही बंद हो गई, न गाली दे पाए ना गाली सुन पाए, ये तो बेकार हो गया। तो ऐसे में बहुत सारे कमेंट्स उल्टे सीधे आते हैं। तो मैं तुमसे ही पूछ रहा हूं, क्या ये सही रहेगा तुम्हारे लिए कि चैट बंद रखी जाए, या तुम्हें आपस में अगर खेलना है तो तुम खेल सकते हो? और अगर अभी भी खेलना है तो कहां, तुम क्लास में आके क्यों खेल लोगे, जाओ खेलो कूदो मस्त करो। एग्रीड, बहुत सारे बच्चे यस लिख रहे हैं, तो ये सही रहेगा। पोल कराना सर, हाँ पोल भी तुम करवा ही लो, सही है सर। एक एक पोल में जो है बकवास करते हुए 2-2 4-4 मिनट बर्बाद करेंगे, तो पोल भी करवाते रहेंगे। जब मन करेगा, जब काम की बात होगी तो पोल करवाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करें भाई। ठीक है, तो जो कल का हमारा काम था, वो एक होमवर्क जो दिया गया था, वो आज मैं फिर से लेके आया हूं, वो आपको फिर से दे दूंगा मैं, है ना। तो आप उसको एक बार, जिन लोगों ने नहीं किया है कल, जिन्होंने पीडीएफ नहीं मिली थी जिनको, वो आज कर लेंगे उसको, कल हम उसको जल्दी से डिस्कस कर लेंगे। आज हम इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, और ये चैप्टर यहीं से स्टार्ट होना चाहिए रिपीटर बैच के अंदर। और वो है हमारे कुछ मेन डेफिनेशंस जो इस चैप्टर में सबसे पहले दिखाई देते हैं, जैसे एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट, कुछ इस तरह की जो बेसिक बेसिक वर्ड्स हैं जो इस चैप्टर में दिखाई देते हैं, सबसे पहले हम उनको करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद जो है चीजों को आगे बढ़ाएंगे। और जहां तक सवाल है कोई फॉर्मूला वगैरह, तो फॉर्मूले वगैरह के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। हम पहले समझते हैं बातों को, फॉर्मूले हम खुद ही डिराइव कर लेंगे, और फिर चीजों को उन्हीं फॉर्मूलों से ही करेंगे, ठीक है। ये चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, शुरू करें भाई। चलिए, चैट बंद कर दी मैंने। तो हम सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं
इसी केस में सबसे पहले जो पीडीएफ है वो तुम्हें दे दूंगा। देखो ये सारी पीडीएफ, अच्छा हाँ एक चीज और बोल देता हूं, ये टेलीग्राम ग्रुप है, एक कॉमन टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें सारे बैच के बच्चे, ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम, मेरा अपना नहीं है पर्सनल कुछ इसमें, ठीक। तो ये टेलीग्राम ग्रुप है, जिन बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है बहुत अच्छी बात है, जिनको ज्वाइन करना है वो इसको स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ कुछ इंफॉर्मेशन बीच बीच में, कुछ सवाल या इस तरह की चीजें भी इसके अंदर डाली जाएंगी, क्योंकि इसमें सारे बैच के बच्चे धीरे धीरे करके ज्वाइन कर रहे हैं। तो एक जनरल इंफॉर्मेशन, एक सवाल, कॉमन से सवाल या जिसके मतलब का भी सवाल वो अपना सवाल देख लेगा, कुछ जनरल डिस्कशन होंगे, तो ये ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो ये स्लाइड के अंदर पीडीएफ है, तो आप आराम से इसको बाद में ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये वो कल की जो पीडीएफ है वो मैं यहां पर लेके आया हूं, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। मैं जो आज का काम स्टार्ट करने जा रहा हूं वो स्टार्ट करने जा रहा हूं यहां से, रिलेटिव एटॉमिक मास। यानी सबसे पहले जो बहुत कॉमन सी डेफिनेशन मेरे सामने आती है किस इस चैप्टर के अंदर, वो सबसे पहली इंफॉर्मेशन आती है रिलेटिव एटॉमिक मास की। सबसे पहले कॉमन इंफॉर्मेशन आती है रिलेटिव एटॉमिक मास। यानी बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि भाई कहीं लिखा हुआ मिले रिलेटिव एटॉमिक मास, तो इसका क्या मतलब है। तो देखो ये बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है, ज्यादा उल्टी सीधी अकल नहीं लगाएंगे, तुम सब जानते हो कितनी इंपॉर्टेंस इन बातों की है। सीधे सीधे बहुत सारे बच्चे समझते हैं सर, सीधे आप सर सवाल ववाल कराइए, फॉर्मूला लगाकर सीधे मोल कॉन्सेप्ट में सवाल ही सवाल पूछे जाते हैं, तो हमें सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। मैं तुम्हारी बात को एग्री करता हूं, लेकिन जब तक शुरुआत ना हो, वो बेसिक्स से न उठा जाए, तब तक वो सवाल में भी मजा नहीं आता। हो सकता है सवाल तुम कर लो फॉर्मूला लगा के, बट वो जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो मैं सबसे पहले ये सवाल भी अगर मान लो हमसे पूछ लिया जाए कि रिलेटिव एटॉमिक मास फलाना एटम का क्या होता है, तो एटलीस्ट मुझे वो भी आना चाहिए, क्योंकि ये कोई सवाल नहीं है। तो आपको वो बेसिक डेफिनेशंस पर भी हमें कुछ कैलकुलेशंस या सवालों का आइडिया होना चाहिए। तो अगर मैं रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करता हूं, तो इसके नाम से एक चीज एकदम क्लियर है कि आप किसी भी एटम के मास को किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में कंपेयर करना चाहते हैं। दिस इज रिलेटिव। रिलेटिव मतलब क्या होता है, विद रेस्पेक्ट टू। तो इसका मतलब ये हुआ, और उसमें और अकल नहीं लगाएंगे सर, सीधे सीधे डेफिनेशन है, हम इसमें बेकार की बातें नहीं करेंगे सर। रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब है किसी भी एक एटम के मास को, यानी मास ऑफ वन एटम ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटम। यानी कार्बन के एक एटम के मास के 12वें हिस्से के रेस्पेक्ट में आपका एटम कितना भारी है, वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। यानी अगर आपसे कभी पूछा जाए कि भाई रिलेटिव एटॉमिक मास का क्या मतलब है, तो बाय डेफिनेशन इसका मतलब है किसी भी एक एटम के मास को कार्बन के एक एटम के मास के 12वें हिस्से से डिवाइड कर दीजिए, जो भी नंबर निकल के आएगा दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। और ये तो तुम मानते हो ये एक नंबर निकल के आएगा, क्योंकि ऊपर भी मास है और नीचे भी मास है, तो इसका मतलब यूनिट तो नहीं आएगी सर, मास की यूनिट तो कैंसिल हो जाएगी, इट शुड बी अ नंबर, ये एक नंबर आए। तो यहां तक कोई आपसे पूछे तो आपने सबसे पहले अंग्रेजी की एक डेफिनेशन लिख दी कि मास, रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटम। रेफरेंस इज, मॉडर्न रेफरेंस इज C12 एटम। C12 एटम एबंडेंस में पाया जाता है, जिसका एक आइसोटोप 99.99% है। अगर आप कोई और लेते, जैसे शुरू में हाइड्रोजन लिया गया था, ऑक्सीजन लिया गया था, इनके एटम्स के दुनिया भर के आइसोटोप्स हैं जिनकी अपनी खुद की परसेंटेज अबंडेंस बहुत ज्यादा है। तो अगर आपके दिमाग में कभी आपके हाथ में हाइड्रोजन का कोई दूसरा आइसोटोप आ गया, तो रिलेटिव एटॉमिक मास कुछ और निकल आया। कभी आपके हाथ में हाइड्रोजन का कोई और आइसोटोप आ गया, तो रिलेटिव एटॉमिक मास कुछ और निकल आया। इसका मतलब ये हुआ सर, मैं ये चाह रहा था मुझे एक ऐसा एटम रेफरेंस के लिए मिल जाए जिसका एक ही एटम या एक ही तरह का आदमी पाया जाए, जिसका अगर कोई आइसोटोप हो भी तो वो ना के बराबर पाया जाता। तो कार्बन 12 सृष्टि में बहुत ज्यादा अबंडेंस में है, जिसका एक ही आइसोटोप बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और कार्बन 12 को रेफरेंस लेने से ज्यादातर लोगों के रिलेटिव एटॉमिक मास इंटीजर में कैलकुलेट किए गए। तो इसका मतलब यह हुआ कि सर हमने रेफरेंस फिक्स कर दिया, और हम ज्यादा अकल नहीं लगाएंगे, हमें सिर्फ डेफिनेशन का पता होना चाहिए। डेफिनेशन है किसी भी एक एटम के मास को आपने कार्बन के एक एटम के मास के 12वें हिस्से से डिवाइड कर दिया, 1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटम। अब फिर वही वाली बात आती है, सर अब हम बड़े हो चुके हैं, हमें स्कूल का कोई पेपर तो नहीं देना है, तो हमसे ये लिखवाएगा तो है नहीं, तो हमारे मुद्दे की बात क्या है। तो हमारे मुद्दे की बात यह है, और यहीं से केमिस्ट्री की सोच या फिजिकल केमिस्ट्री की एक नई सोच तुम्हारे सामने आने वाली है। अगर इस तरह से हमने फिजिकल केमिस्ट्री को समझ लिया, तो हमसे कोई सवाल किसी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा। डेफिनेशन भले ही ये हो, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन मुझे करना आना चाहिए। तो मैं तुम्हारे सामने सबसे पहले इस डेफिनेशन का इंटरप्रिटेशन दिखाता हूं। मास ऑफ वन एटम ऑफ द सब्सटेंस, इसका क्या मतलब होता है।
सर एक एटम का मास, इसमें क्या, इसका मतलब क्या होता है एक एटम का मास? अरे भाई नहीं नहीं, मतलब ये नहीं, मतलब ये कि एक एटम का मास किसकी वजह से होता है, एक एटम का वेट किसकी वजह से? तो मैंने कहा अरे सर किसी भी एटम का वेट जो है उसके अंदर जो जो सामान है उसकी वजह से, और एक एटम में कौन कौन सा सामान होता है? तो सर अगर मैं ऐसे ही रफली सोचूं तो मुझे एक एटम में कुछ फिक्स सामान दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर मैं एक एटम की बात करूं तो एक एटम में मुझे कुछ फिक्स सामान दिखाई देता है, जिसमें कि ये न्यूक्लियस होता है और इसके चारों तरफ ये सर नाटकबाजी चलती है इलेक्ट्रॉन्स की। यानी ये हमारा न्यूक्लियस है जिसमें हमें क्या क्या मिलेगा, ये आपका न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये ऐसे नाचते रहते हैं। ऐसे तो मैं ऐसे रफ एक पिक्चर दिखा रहा हूं मैं, ये इलेक्ट्रॉन्स नाचते रहते हैं। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए और बीच में न्यूक्लियस हो गया, तो एक एटम का भार किसकी वजह से? तो मैंने कहा एक एटम का भार जो है वो सर इस न्यूक्लियस की वजह से है और साथ ही साथ जो है इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स नाच रहे हैं उनकी वजह से। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के मास को अगर जोड़ दिया जाए तो आपको एटम का मास मिल जाएगा। तो यानी मेरे हिसाब से अगर मैं बिना किसी बेमानी की बात करूं तो मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एनी एटम इज बिकॉज ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। मानते हो बात को? न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेंगे, तो मास किसी भी एटम का प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। ठीक, गलत नहीं है, बिल्कुल सही। लेकिन अब सर जब सर केमिस्ट्री है सर, है ना, साइंस है सर, तो साइंस में लॉजिक भी है और लॉजिक ये कहता है कि भाई अगर तुम यही करना चाहते हो कि किसी भी एटम का मास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, तो एक काम करो, इसको हटा दो। लॉजिक है। वैसे तो इलॉजिकल बात कर रहे हैं कि सर इलेक्ट्रॉन भी तो है। भाई अगर मैं आपके मास की बात करूं तो आपका मास आपके हाथ, पैर, नाक, मुंह के और बालों की वजह से भी होगा। सर आप ये कह रहे हैं बालों का वेट हटा दो, ये क्या बात होती है? सर बालों का भी तो कुछ ना कुछ वेट होगा। नहीं, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर तुमने बालों का वेट हटा भी दिया तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आप किसी भी एटम के वेट को प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के वेट से ही तोलते हैं, बट क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का वेट बहुत कम होता है, यह कहना गलत है कि बहुत कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का वेट प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के रेस्पेक्ट में बहुत कम होता है, इसलिए आप इलेक्ट्रॉन्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज कम कुछ नहीं होता है। 100 प्लस 0.001, ऐसे में आप 0.001 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन 0.001 में जब आप 0.0000001 जोड़ें तो आप 0.001 को बड़ा मानकर दूसरे वाले को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब आप क्या बोलेंगे? ओ दिस इज वेरी बिग एज कंपेयर टू, यानी पहले 100 के रेस्पेक्ट में आपने इसको कंपेयर किया तो ये छोटा लगा, अब आपने इसको किसी और के रेस्पेक्ट में कंपेयर किया तो ये बड़ा लगा। तो हमने कहा ये छोटा भी है, बड़ा भी है, चक्कर क्या है? क्योंकि ये टर्म्स रिलेटिव टर्म्स होते हैं। मैं बहुत लंबा हूं, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। मैं तुमसे लंबा हूं, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। तुमसे लंबा मतलब मैं एक ऐसे बच्चे के सामने खड़ा हूं जिसकी हाइट मुझसे कम है, तो मैं अपने आप को उससे लंबा महसूस करूंगा। लेकिन ऐसे में अगर कोई ऐसा बच्चा खड़ा हो जाए जिसकी हाइट मुझसे ज्यादा है, तो मैं क्या बोलूंगा? यार मैं छोटा रह गया। तो इसका मतलब ये हुआ, ये लंबा, छोटा, काला, गोरा, ये वो दुनिया भर की जो एडजेक्टिव्स हैं दे आर रिलेटिव। तो आपने इलेक्ट्रॉन के मास को कम नहीं बोला है, आपने इलेक्ट्रॉन्स के मास को प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के रेस्पेक्ट में कम बोला है। तो अगर आपको कभी भी किसी एटम का मास निकालना हो तो आप प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मास को जोड़कर निकाल लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन्स को नेग्लेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि वो इनके रेस्पेक्ट में कम होते हैं। ठीक है ये? अच्छा, तो अब मैं इस डेफिनेशन को अपनी लैंग्वेज में इंटरप्रेट करता हूं, बहुत ध्यान से देखना। सर ये जो आपका मास ऑफ वन एटम है, इस मास ऑफ वन एटम को क्या ये लिखा जा सकता है कि मास ऑफ टोटल न्यूक्लियॉन्स ऑफ दैट एटम? यानी उस एटम के जो टोटल न्यूक्लियॉन्स हैं, उस एटम के जो टोटल न्यूक्लियॉन्स हैं, ये उसका मास होगा, क्या ये बोला जा सकता है?
मास ऑफ टोटल न्यूक्लियॉन्स ऑफ दैट एटम। हाँ सर, बिल्कुल बोला जा सकता है, क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो न्यूक्लियॉन्स ही होते हैं। कल हमारी बात भी हुई थी कि न्यूक्लियॉन का मतलब है वो आदमी जो न्यूक्लियस का हिस्सा है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस का हिस्सा है। तो अगर आपको यह कहना है कि भाई प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के मास को जोड़ना है या प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के मास से ही उस एटम का मास बनेगा, तो आप बोल सकते हैं दिस इज द टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस। जितने भी न्यूक्लियॉन्स आपके अंदर हैं उनका मास ले लीजिए, वही एटम का मास होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन्स आपने नेग्लेक्ट कर दिए। न्यूक्लियॉन्स का मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, तो यानी प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के मास को आप न्यूक्लियॉन्स का मास बोल सकते हैं और आप किसी भी एटम का मास यहां से निकाल सकते हैं। ठीक, नीचे आते हैं। नीचे अगर मैं 1/12 को तो 1/12 ही रहने दूं, लेकिन मास ऑफ वन कार्बन एटम लूं। अब आप ये बताइए, वन कार्बन एटम का मास कैसे निकलेगा? अरे हमने कहा फिर वही बकवास कर रहा हूं। एक कार्बन का मास निकाल लो, चाहे किसी का भी मास निकाल लो। अभी तो तुमने बोला कि हर एटम का मास न्यूक्लियॉन्स डिसाइड करते हैं, तो इसका मतलब कार्बन का मास भी कार्बन के न्यूक्लियॉन्स डिसाइड करेंगे। और एक कार्बन 12 में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब एक कार्बन 12 में, कल सब याद करने के लिए बोला था मैंने, एक कार्बन में 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब कार्बन में टोटल 12 न्यूक्लियॉन्स होते हैं। मानते हो बात को? क्योंकि न्यूक्लियॉन का मतलब है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन का मतलब कार्बन का अगर आप वेट निकालना चाहते हैं तो उसमें 12 न्यूक्लियॉन्स होने चाहिए। सो मास ऑफ वन कार्बन इज बिकॉज ऑफ 12 न्यूक्लियॉन्स। इसका मतलब है इट इज मास ऑफ 12 न्यूक्लियॉन्स ऑफ कार्बन। कार्बन एटम के जो 12 न्यूक्लियॉन्स हैं उसका मास कार्बन के मास के बराबर होगा। यानी कार्बन के अगर आप एक एटम का मास निकालना चाहते हैं तो आप कार्बन के 12 न्यूक्लियॉन्स का मास निकालना चाहते हैं, क्योंकि कार्बन में 12 न्यूक्लियॉन्स होते हैं, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। ठीक, यहां तक ठीक है। अब आप देखिए तीसरी लाइन क्या है। सर तीसरी लाइन में ऊपर वाली बात तो ऐसे ही लिख देते हैं, मास ऑफ टोटल न्यूक्लियॉन्स को लिख सकते हैं, मास टोटल न्यूक्लियॉन्स इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन ऑफ दैट एटम। तुम में से ऐसा हो सकता है बहुत सारे बच्चों को लग रहा हो कि ये सर बहुत बेसिक सी बात कर रहे हैं। नहीं, बात तो बेसिक सी कर रहा हूं मैं, लेकिन यहां से कुछ कुछ चीजें और सीखने को मिल जाएंगी, कई चीजें सीखने को मिल जाएंगी। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ सर, मास ऑफ टोटल न्यूक्लियॉन्स का क्या मतलब? अरे भाई, टोटल न्यूक्लियॉन्स का मतलब है एक न्यूक्लियॉन के मास को टोटल न्यूक्लियॉन्स के नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे अगर एक एप्पल का वेट 1 ग्राम है तो 10 एप्पल का वेट 10 ग्राम हो जाएगा। तो यानी अगर आपको 10 एप्पल का वेट निकालना है तो एक एप्पल के वेट को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां पर अगर आपको टोटल न्यूक्लियॉन्स का वेट निकालना है तो आप टोटल न्यूक्लियॉन्स के नंबर को एक न्यूक्लियॉन के वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है? अच्छा, नीचे भी यही काम कर देते हैं। नीचे आपको 12 न्यूक्लियॉन्स का मास चाहिए, तो 1/12 तो ऐसे ही लिख देते हैं, इसको तो ऐसे ही छोड़ो। और 12 न्यूक्लियॉन्स का मतलब है 12 इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन, मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन ऑफ किसका मास, किसके न्यूक्लियॉन की बात कर रहे हैं? कार्बन एटम की। यानी अगर आपको 12 न्यूक्लियॉन्स का मास चाहिए तो 12 को एक न्यूक्लियॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 का आ जाएगा। क्लियर है? ये सबको समझ में आ रहा है? भाई तुम रिपीटर स्टूडेंट हो, तुम्हारा दिमाग खुल चुका है, तो ये बहुत बेसिक सी बात है, ये तो तुम समझ रहे होगे। सिर्फ एक चीज है यहां पर, और वो यही आ रही है कि हाँ, वो ये आ रही है कि किसी भी एटम का मास न्यूक्लियॉन्स डिसाइड करते हैं, और अगर आपको टोटल न्यूक्लियॉन्स का मास चाहिए तो टोटल न्यूक्लियॉन्स के नंबर को एक न्यूक्लियॉन के वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, अब अगर आप ये काम करने के बाद लास्ट एक स्टेप जो करने जा रहे हैं वो 12 से 12 आपने कैंसिल कर दिया, ये तो ठीक है। और फिर आपने मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन ऑफ दैट एटम एंड मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन ऑफ कार्बन एटम, ये भी कैंसिल कर दिया। ये गलत कर दिया सर आपने। क्यों? क्योंकि सर ये जो मास है वो उस न्यूक्लियॉन का है जो उस एटम के अंदर पाया जाता है जिसका आपको रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है, और ये जो न्यूक्लियॉन का मास है ये उस न्यूक्लियॉन का है जो कार्बन में पाया जाता है। अरे सर, ये कार्बन का न्यूक्लियॉन है, वो उस एटम का न्यूक्लियॉन है, आपने दोनों के मास को कैंसिल कैसे कर दिया सर? अरे भाई, दो अलग अलग न्यूक्लियॉन्स। अरे यही तो काम की बात है। अब यहां से क्या चीज सीखने को मिलती है, इस बात को सब लोग ध्यान देंगे। क्या ध्यान? ये देंगे कि न्यूक्लियॉन चाहे मेरा हो चाहे तुम्हारा हो,
उसका वेट फिक्स होता है सर, क्योंकि न्यूक्लियॉन एक्चुअली प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स सर कार्बन के हैं या सोडियम के हैं या पोटेशियम के हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो फिक्स ही होते हैं सर। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मान लीजिए जैसे तुम में से एक आदमी भागता हुआ आया, जैसे यहां नाम दिखाई दे रहा है मुझे, मान लो जो है वासु यादव जो है वो भागते हुए आए और उन्होंने कहा सर ऐसा है मुझे जल्दी से जो ना कार्बन एटम बना के दे दीजिए। तो मेरे पास 3 बकेट है, उसमें एक में प्रोटॉन पड़े हुए हैं, एक में न्यूट्रॉन्स पड़े हुए हैं और एक में इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। तो जैसे ही वासु मेरे पास आएगा क्या सर मुझे कार्बन बना के दे दीजिए, तो मैं फौरन एक बकेट में से जिसमें प्रोटॉन्स पड़े हैं उसमें से 6 प्रोटॉन निकालूंगा, और दूसरी बकेट में से 6 न्यूट्रॉन निकालूंगा, और तीसरी बकेट में से 6 इलेक्ट्रॉन्स निकालूंगा। 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, और वासु के हाथ में रख दूंगा, ले कार्बन ले लिया, भाग जा। वासु भाग जाए। फिर इसी में मान लीजिए प्राची आ गई। प्राची ने कहा कि सर ऐसा है मुझे जो है ना सोडियम बना के दे दीजिए। तो मैंने उसी बाल्टी में से 11 प्रोटॉन निकाले, दूसरी वाली बाल्टी से 12 न्यूट्रॉन्स निकाले और 11 इलेक्ट्रॉन्स निकाले, मिलाया और प्राची के हाथ में रख दिया कि जाओ बेटा तुम ये सोडियम लेके भाग जाओ। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि उसी प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के नंबर्स को कम ज्यादा करने से आप एटम्स के नाम बदलते चले जाएंगे, लेकिन प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स दे आर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज, इनका किसी एटम से कोई लेना देना नहीं। तो चाहे वो प्रोटॉन किसी दूसरे एटम का हो, चाहे वो प्रोटॉन किसी कार्बन का हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। आपने एक न्यूक्लियॉन के वेट को कैंसिल किया है एक न्यूक्लियॉन के वेट से, एंड न्यूक्लियॉन इज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सर, यानी वो वेट तो आपस में बराबर ही होंगे। मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन ऑफ एनी एटम एंड मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन ऑफ कार्बन, दे बोथ आर सेम, बिकॉज न्यूक्लियॉन इज एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी जिसका एटम से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ये मासेस भी कैंसिल होंगे, और जब ये भी कैंसिल होंगे तो आपका जो इंटरप्रिटेशन है वो क्या रहेगा सर? मेरा इंटरप्रिटेशन सब कुछ कैंसिल करने के बाद क्या बचेगा? टोटल न्यूक्लियॉन्स। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इन सब लोगों का फाइनल रिजल्ट याद करूं तो बचेगा क्या? बचेगा टोटल न्यूक्लियॉन्स। यानी क्या रिजल्ट आया? रिजल्ट ये आया कि रिलेटिव एटॉमिक मास जब भी कभी आपको निकालना हो, रिलेटिव एटॉमिक मास जब भी कभी आपको निकालना हो, वो किसके बराबर होता है? वो टोटल न्यूक्लियॉन्स के बराबर होता है। उस एटम में जितने भी न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट हैं वही उसका रिलेटिव एटॉमिक मास होगा। सो द फाइनल कंक्लूजन इज व्हाट? अब सब भूल जाओ, ये जो जितनी बकवास की थी सब भूल जाए, फाइनल कंक्लूजन याद रखते हैं। एंड फाइनल कंक्लूजन क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास जब भी कभी मुझे किसी भी एटम का निकालना हो, मुझे सिर्फ क्या निकालना है? टोटल कितने न्यूक्लियॉन्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं। और न्यूक्लियॉन्स के बारे में सब लोग जानते हैं। न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या हुआ? वो आदमी जो न्यूक्लियस का हिस्सा है। न्यूक्लियस का हिस्सा कौन होता है? प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। यानी अगर मुझे कभी भी किसी आदमी का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है तो इनडायरेक्टली मुझे क्या करना है? मुझे उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम चाहिए, जिसको मास नंबर भी कहते हैं। तो आप चाहें तो इसको मास नंबर भी बोल सकते हैं, जैसे चाहें। जल्दी से बताओ, क्या ये बात समझ में आ गई? मैं चैट खोल रहा हूं। क्लियर है? बिल्कुल बेसिक ही कर रहे हैं, एकदम बेसिक सी बात कर रहे हैं, बट सिर्फ काम की बात समझने की ये है। तो सर इतना बेसिक की जरूरत नहीं थी, मैं मानता हूं इतने बेसिक की जरूरत नहीं, लेकिन मुझे कुछ चीजें एक्सप्लेन और करनी है, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूं। सीधे मैं फॉर्मूला ही बताऊंगा तुम्हें उसके बाद, और सीधे सवाल ही करवाऊंगा खूब सारे। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं जरा सा एक दो क्लास ना, एक समझ रहे बात को, एक सोच बदल दूं तुम्हारी कि भाई फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ने की सोच ये होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं? तो ठीक है, यानी रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन जो होनी है सो है, बट एक्चुअली उसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि जब कभी भी किसी एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना हो तो आप सिर्फ टोटल न्यूक्लियॉन्स गिन लीजिए, ऐसी की तैसी, खत्म। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, चैट को बंद कर देते हैं, एक एग्जांपल से तुम्हें सब बता देता हूं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, रिलेटिव
एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, सोडियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अगर मुझे इन सब के रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने तो इनके रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकाले जाएंगे सर? हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा 1, सोडियम का रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा 23, कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा 12, नाइट्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा 14, ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा 16। ये हमारे टोटल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर्स हैं। यानी हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है, इसलिए रिलेटिव एटॉमिक मास 1 हो गया। सोडियम के पास 23 कैसे, 11 प्रोटॉन्स होते हैं और 12 न्यूट्रॉन्स। कल सब याद करने के लिए बोला था मैंने। कार्बन का 12 कैसे, क्योंकि 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन। इसी तरह से नाइट्रोजन का 14 कैसे, 7 प्रोटॉन्स हैं और 7 ही न्यूट्रॉन्स हैं। ऑक्सीजन का 16 कैसे, 8 प्रोटॉन्स हैं और 8 ही न्यूट्रॉन्स हैं। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि टोटल न्यूक्लियॉन्स को देखकर आप रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सर सेकंड डेफिनेशन पर आते हैं। सेकंड डेफिनेशन क्या? सेकंड डेफिनेशन है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट हमारी सेकंड डेफिनेशन। तो हमने कहा भाई ये क्या चीज है? कह रहे हैं देखिए ऐसा आपने कई बार लिखा देखा होगा, आपको कई जगह पर एएमयू लिखा मिलता है या यू लिखा मिलता है। बहुत पुरानी लैंग्वेज में बात करें तो ये भी लिखा मिलता है, लेकिन मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करूंगा। डीए, डीए इज डाल्टन, ये डाल्टन, लेकिन ये बहुत पुराना यूनिट है, इसको हम हटा देते हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि ज्यादातर जगहों पर आपने देखा होगा कि कई जगह पर लिखा जाता है 12 एएमयू, 12 यू, 16 यू, 50 यू। ये सब बकवास क्या है सर? ये व्हाट इज दिस यू और एएमयू, इसका मतलब क्या है? सो सर ये एटम के मास को नापने की एक यूनिट। हमने कहा बेवकूफ हो, कम परेशानियां थी जो तुमने और परेशानी बढ़ा दी। एटम के मास को नापने की नई यूनिट बना दी। अबे मास को नापने की दुनिया भर की यूनिट है, क्विंटल है, टन है, किलोग्राम है, मिरिया टन है, जिगिया टन है, दुनिया भर की यूनिट है। तुम नई यूनिट लेके चले आ गए। अरे भाई हम वैसे ही परेशान है, तुम और परेशानी जोड़ते जा रहे हो। अरे पुरानी यूनिट से काम चला लो। अरे भाई एटम के मास को टन में बता दो, एक एटम का मास कितना टन होता है। उसने कहा पागल हो गए हो क्या? एटम दिखाई भी नहीं देता और तुम उसके मास को टनों और कुंटल में नाप रहे हो। इसका मतलब है ये इतना छोटा एक आदमी है जिसका मास हमें एक नई यूनिट से डिफाइन करना पड़ता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ जैसे इंसान के लिए पूछा जाए कि भाई तुम्हारा वेट कितना है, तो और ऐसा तुम भी बहुत सारे बार जवाब देते हो कि अगर तुमसे पूछा भाई तुम्हारा वेट कितना है, तो तुम ऐसे ही बोल देते हो 50। तो तुम उस टाइम पर यह थोड़ी ना सोचते होगे अरे यार मैंने 50 बोला है, पता नहीं सामने वाला कहीं ये तो नहीं समझेगा 50 टन या 50 क्विंटल। तुम अंडरस्टूड हो, तुम्हें पता है इस बात को कि भाई 50 सामने वाला यही समझेगा कि 50 किलो है। 50 ग्राम, 50 मिलीग्राम, 50 क्विंटल, 50 टन नहीं समझेगा। वो यही समझेगा कि तुम 50 किलो को। यानी कहने का मतलब जिस तरह से इंसानों की यूनिट को नापने के लिए, वेट को नापने के लिए एक यूनिट बनाई गई है केजी। आप समझ रहे? ऐसे तो यूनिट बहुत सारी थी, क्विंटल, टन। आदमी के यूनिट, किसी भी चीज के वेट को नापने के लिए दूसरी यूनिट्स की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि मुझे एक ऐसा रेफरेंस तैयार करना है जो कि एक जनरल रेफरेंस हो। तो आदमियों के वेट को नापने के लिए आपने बोला भाई तुम्हारा वजन कितना है, मैंने बोला मेरा वजन तो 200 है, तो वो आदमी समझ जाएगा 200 किलो की बात कर रहा है, या 100 है, 100 किलो की बात कर रहा है, 50 है, 50 किलो की बात कर रहा है। क्योंकि दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसका वजन 1 किलो से भी कम हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये मतलब जनरल बात कर रहा है। तो ऐसे में एटम्स के लिए भी कुछ ऐसा बनाना चाह रहे हैं कि भाई अगर एटम से पूछा जाए तेरा वेट कितना है और उसने गलती से बोल दिया भाई मेरा वेट 12 है, तो फिर दिमाग में यह कंफ्यूजन ना है 12 किलो का है क्या ना, वो एकदम से स्ट्राइक करे कि वो 12 एएमयू है। एकदम से स्ट्राइक करे कि भाई एटम का वेट 12 एएमयू है। उसने बोला मेरा वेट 50 है तो इसका मतलब 50 एएमयू है। उस मॉलिक्यूल का वेट 70 है तो उसका वेट 70 एएमयू है। मुझे उस पर्टिकुलर एटम या मॉलिक्यूल जो कि बहुत छोटे होते हैं, जो आंखों से दिखाई तक नहीं देते, जो कि बहुत हल्के होते हैं, इनके वजन को नापने की एक नई इकाई या नई यूनिट चाहिए थी जो लोगों ने एएमयू और यू के नाम से डिफाइन की। तो मैंने कहा ठीक है भाई, करी, बहुत अच्छी बात है। ये बताइए कि इसका तो कुछ मतलब भी होता होगा ना, जैसे 1 किलो का मतलब होता है, उसी तरह से 1 एमयू का भी कुछ मतलब होता होगा ना, या 1 यू का भी कोई मतलब होता होगा। तो उसने कहा बाय डेफिनेशन इसका मतलब है कार्बन के एक एटम के मास का 12वां हिस्सा। सो जो इकाई बनाई गई है, जो यूनिट तैयार की गई है, वो कार्बन को रेफरेंस मानकर कि कार्बन का जो भी वजन है उसके वजन का अगर 12वां हिस्सा कर दिया जाए तो जो भी वजन निकल के आएगा, जो भी यूनिट निकल के आएगी, उसी को 1 एएमयू बोल देंगे, बात खत्म।
तो मैंने कहा ठीक है, आपने रेफरेंस में कार्बन के वेट का 1/12 पोर्शन बोला है, तो ये जो भी वैल्यू निकल के आने वाली है, दिस इज एक्चुअली 1 AMU। तो मैंने कहा ठीक है, बाय डेफिनेशन तो मैंने याद कर लिया। कभी मुझसे कभी अपने जेई के एग्जाम में या किसी एग्जाम में ये पूछा जाए कि व्हाट इज 1 AMU, तो हम बता देंगे इट इज द वेट ऑफ, इट इज 1/12 वेट ऑफ वन कार्बन एटम, 1/12 वेट ऑफ वन कार्बन एटम। बिल्कुल सही है सर, ये हमारा डेफिनेशन। लेकिन अगर मैं इसका इंटरप्रिटेशन करूं तो इंटरप्रिटेशन क्या है, अब करके देखते हैं। अब तुम्हें जल्दी से समझ में आ जाएगा अगर आप इसका इंटरप्रिटेशन करते हैं तो क्या होगा। सर देखिए, अभी आपने बताया 1/12 को तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, और कार्बन के एक एटम का मास तो अभी आपने निकालना सिखाया था। सर कार्बन के एक एटम का मास होगा मास ऑफ 12 न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि एटम का मास तो न्यूक्लियॉन्स डिसाइड करते हैं, 12 न्यूक्लियॉन्स। क्या कार्बन लिखना जरूरी है, 12 न्यूक्लियॉन्स ऑफ कार्बन? सर है तो कार्बन का ही, सर है तो कार्बन का ही, लिखना तो चाहिए। अरे नहीं सर, न्यूक्लियॉन तो न्यूक्लियॉन होता है ना सर, क्या कार्बन क्या सोडियम। सर न्यूक्लियॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, तो उसका वेट लिख दीजिए, बात खत्म हो गई। कार्बन वार्बन से क्या मतलब? दैट मींस मास ऑफ वन कार्बन एटम इज एक्चुअली मास ऑफ 12 न्यूक्लियॉन्स। अगर मैं 12 न्यूक्लियॉन्स के वजन को ऐसे लिख दूं, 12 इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन, तो आपको कैसा लगता है? मैंने कहा सर कैसा क्या लगता है, बचपन से ये सब करते चले आ रहे हैं कि 12 लोगों का अगर आपको वेट निकालना है तो एक आदमी के वेट को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 का वेट आ जाएगा। बिल्कुल सही। और ऐसा करने से सर मजा ये आया कि सर ये देखिए 12 से 12 कैंसिल हो गया सर, और जो 12 से 12 कैंसिल हुआ तो जो बच गया वो क्या बच गया सर? जो बच गया वो हमारा ये बच गया, दिस इज एक्चुअली मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन, मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। क्या सीखने को मिला सर? मुझे यह सीखने को मिला कि एटॉमिक मास यूनिट एक्चुअली एक न्यूक्लियॉन का वेट होती है, और यह मुझे लॉजिकल लगता है। क्यों? क्योंकि सर किसी भी दुनिया के एटम या मॉलिक्यूल के अंदर एक न्यूक्लियॉन से कम नहीं हो सकता, एक तो होगा ही होगा। यानी दुनिया के किसी भी एटम में कम से कम न्यूक्लियॉन 1 हो सकते हैं, जिसका आदमी तुम जानते हो, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में सिर्फ एक न्यूक्लियॉन होता है, प्रोटॉन, बस, उससे कम कोई नहीं होता सर। इसका मतलब है सर जो बेसिक रेफरेंस है वो क्या होना चाहिए सर? बेसिक रेफरेंस होना चाहिए सिर्फ एक न्यूक्लियॉन का वजन। हां बस सर, अगर मुझे एक न्यूक्लियॉन का वजन पता चल गया तो अब आप बताइए किसका वजन निकालना है? साहब का वजन कितना है? हमने धीरे जाके पूछा, अबे न्यूक्लियॉन कितने हैं तेरे पास? उसने कहा 12। तो हमने कहा तेरा वजन हो गया 12U, क्योंकि एक न्यूक्लियॉन का जो वजन है उसको 1U कहा जाता है। तो इसका मतलब अगर मेरे पास 12 न्यूक्लियॉन्स है तो उसका वजन 12U हो गया। अगर मेरे पास 50 न्यूक्लियॉन्स है तो उसका वजन 50U हो गया। यानी आप मुझे न्यूक्लियॉन्स गिन के बताते जाइए, मैं यू ठूसता जाऊंगा, हर आदमी का वेट मुझे मिल जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। यानी ये एक रेफरेंस निकाला गया कि भाई ऐसा है, एटम बड़े हल्के फुल्के होते हैं, बड़ा मुसीबत है इनका वेट को किलो बिलो में नापने। बेकार की बातें मत करिए, आप सीधे ये बताइए कि एटम्स का वजन किसकी वजह से है? मैंने कहा न्यूक्लियॉन्स की वजह से। तो बस ये बता दीजिए एक न्यूक्लियॉन का वजन क्या होता है, बाकी मैं वजन निकालता फिरूंगा। तो मैंने कहा ठीक, एक न्यूक्लियॉन का वजन मैंने याद कर लिया आज से, एक न्यूक्लियॉन का वजन 1 AMU के बराबर होता है, बात खत्म। क्लियर है? यानी अगर मैं इस बात को भी एक लाइन में, ये सब छोड़ देते हैं बात को, इस बात को भी अगर एक बात में याद रखना चाहता हूं तो क्या याद रखना है? हमें याद रखना है 1U और 1 AMU, दोनों बातें सेम ही हैं, इज इक्वल टू मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन। यह हमें ध्यान रखना है, मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन। क्लियर? अब मैं अपने मन से एक बात और जोड़ना चाहता हूं, वो ये है कि अगर मैं एक न्यूक्लियॉन के वेट की बात करूं तो एक न्यूक्लियॉन का जो वजन है, इसका मतलब है प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। भाई न्यूक्लियॉन का मतलब क्या हुआ सर? न्यूक्लियॉन का मतलब है प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। तो अगर आप मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं, जो कि ऐसा नॉर्मली होता भी है, मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास, मैं अभी बहुत ज्यादा डिटेल में घुसने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बहुत साफ सुथरी बात कर रहा हूं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है। तो अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर है तो इसका मतलब है मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन, वो प्रोटॉन का मास भी बोला जा सकता है या फिर न्यूट्रॉन का मास भी बोला जा सकता है। न्यूक्लियॉन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियॉन का मतलब वो चीज जो न्यूक्लियस का हिस्सा है, यानी न्यूक्लियॉन प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। तो अगर आपको किसी एक न्यूक्लियॉन का वेट चाहिए तो इसका मतलब या तो प्रोटॉन के वेट की बात कर रहे हैं या न्यूट्रॉन की वेट की बात कर रहे हैं। तो मैं इस बात को यहीं पर याद भी रखूंगा कि वो वेट हमने कैलकुलेट कर रखा है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स।
यानी कहने का मतलब यह हुआ कि 1 AMU और 1 U जो होता है बाई डेफिनेशन किसके बराबर है? बाई डेफिनेशन वो एक न्यूक्लियॉन के वजन के बराबर है। और अगर मैं उसको ग्राम में लिखना चाहता हूं तो ग्राम में वो वैल्यू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास ग्राम में इतना ही बताया गया है। क्लियर है? इसका मतलब यह हुआ सर, मुझे अगर एक न्यूक्लियॉन का वजन पता चल गया 1 AMU या 1 U, और अगर आप ग्राम में कहेंगे तो ग्राम में भी बता दूंगा आपको, तो अगर मुझे एक न्यूक्लियॉन का वजन पता चल गया तो मैं तो अब सर किसी भी एटम का वजन निकाल सकता हूं सर, मैं किसी भी मॉलिक्यूल का वजन निकाल सकता हूं सर। ये तो कमाल हो गया सर। मैं आज इस बात को समझ पा रहा हूं कि कार्बन का वजन 12U क्यों होता है, क्योंकि कार्बन में 12 न्यूक्लियॉन्स होते हैं सर। पहले मैं सोचता था ऐसी कहीं से किसी ने निकाल लिया होगा तोल ताल के, मुझे आज समझ में आ रहा है कि कार्बन का वजन 12, पानी का 18U क्यों होता है। और तुम्हें आज ही ये बात समझ में आएगी कि ये U क्यों है, क्योंकि मैं जब तैयारी करता था, और इवन तैयारी छोड़ो, जब मैंने शुरू में पढ़ाना शुरू किया था, मैं बहुत मुश्किल से इस बात को समझा पाता था, और शायद इसलिए भी मुश्किल से समझा पाता था क्योंकि मैं खुद ही कन्विंस नहीं होता था। मुझसे बच्चा आके पूछता था या क्लास में कभी, सर मास्टर जी कुछ मामला मजा नहीं आ रहा है कुछ, कभी यार पानी का वजन 18 ग्राम बोलते हो, कभी कहते हो पानी का वेट 18U होता है, और यू और ग्राम में तुम बताते हो जमीन आसमान का अंतर है। ये देखिए 1U इज इतने ग्राम, जमीन आसमान का अंतर। तो ये 18U और 18 ग्राम ये तो अलग अलग बातें हैं ना। तो तुम दो बातें क्यों बोलते हो कि पानी का वेट 18 ग्राम होगा, तुम कहोगे नहीं पानी का वेट 18U होगा। सर ये अंतर क्या है? हमने कहा भाई देखो ऐसा, हमें उस टाइम पता नहीं क्लैरिटी कितनी थी, अब हम बिल्कुल क्लियर हैं एकदम। पानी के एक मॉलिक्यूल का वजन जितना अभी तक हमने सीखा है वो 18U होता है, बस बात खत्म। ये ग्राम व्राम मुझे नहीं आता, मैं नहीं जानता ग्राम व्राम क्या होता है, बिल्कुल मुझे नहीं समझ में आता। मैं अभी तुम्हें ये बात सारी बातें लिख के बताता हूं। यानी मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर मुझे एक न्यूक्लियॉन का वेट समझ में आ गया 1U, तो अब मुझे आप जिसका वेट कहेंगे उसका बता दूंगा, बात खत्म हो गई। हां, आप ग्राम में बोलेंगे, ग्राम में भी निकाल दूंगा, क्योंकि 1U इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। जैसे अब आती है हमारी नेक्स्ट बात, वो ये एटॉमिक मास, बल्कि यहीं पर टाइम बर्बाद ना हो इसलिए यहीं पर लिख देते हैं एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास भी यहीं लिख लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास। यानी किसी एटम के मास के बारे में आप बात कर रहे हैं या मॉलिक्यूल के मास की बात कर रहे हैं, दोनों बातें सेम है। अब मजा आएगा। तो एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास, सर इसके बारे में बात करिए। हमने कहा तो बात ही नहीं करनी है, जिसका कहो उसका पता है, जिसका कहो उसका मास निकाल के दिखा देंगे। कैसे? जैसे अब जरा समझिएगा, एटॉमिक मास होना क्या चाहिए, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। और देखो जितना केमिस्ट्री से दूर रहोगे उतना फायदा रहे, क्योंकि जहां केमिस्ट्री आती है, पूरी केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल सब मिला लिया जाए तो 5% सिलेबस केमिस्ट्री, पूरी केमिस्ट्री में सिर्फ 5% केमिस्ट्री, वही दर्द देती है बस। 95% केमिस्ट्री नहीं। क्या केमिस्ट्री है सर? सर मुझे किसी चीज का वेट निकालना है, उसके अंदर गोले पड़े हैं और एक गोले का वेट मुझे आता है। अरे तो सर एक गोले के वेट को नंबर ऑफ गोलों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वेट आता है। क्या इसमें क्या केमिस्ट्री है सर? अगर आपको किसी भी एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास से बात करनी है तो इसका मतलब यह हुआ आप इनडायरेक्टली क्या जानना चाहते हैं सर? इनडायरेक्टली आप बताना चाह रहे हैं मास ऑफ टोटल न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट। बताइए मेरी बात समझ रहे हैं? मास ऑफ टोटल न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट, जितने भी न्यूक्लियॉन उस मॉलिक्यूल या एटम में प्रेजेंट हैं वही है उसका टोटल एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। क्योंकि मास कौन डिसाइड करता है सर? मास न्यूक्लियॉन्स डिसाइड करते हैं। किसके मास को न्यूक्लियॉन्स डिसाइड करते हैं सर? एटम के मास को न्यूक्लियॉन्स डिसाइड करते हैं। एटम से मिलकर क्या बनता है सर? एटम से मिलकर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो मॉलिक्यूल का मास कौन डिसाइड करता है सर? मॉलिक्यूल्स का मास भी न्यूक्लियॉन्स ही डिसाइड करते होंगे। मॉलिक्यूल से मिलकर क्या बनता है सर? मॉलिक्यूल से मिलकर ये ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। सर इन ऑब्जेक्ट्स का मास कौन डिसाइड करेगा? इन ऑब्जेक्ट्स का मास मॉलिक्यूल्स डिसाइड करेंगे। सर मॉलिक्यूल्स का मास कौन डिसाइड करेगा? मॉलिक्यूल्स का मास एटम्स डिसाइड करेंगे। सर एटम्स का मास कौन डिसाइड करेगा? एटम्स का मास न्यूक्लियॉन्स डिसाइड करेंगे। इसका मतलब है दुनिया के किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कौन डिसाइड करेगा सर? दुनिया के किसी भी ऑब्जेक्ट का मास न्यूक्लियॉन्स डिसाइड करेंगे। बात खत्म। समझिए बात को। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये कहना चाहते हैं कि इस कलम का जो वजन है वो न्यूक्लियॉन्स डिसाइड करेंगे? हां, यही कहना चाह रहे हैं भाई।
सर कैसी बातें कर रहे हैं, इस कलम का वजन तो सर वो कार्बन डिसाइड करेगा ना, पोटेशियम डिसाइड करेगा ना सर, सोडियम डिसाइड करेगा ना सर, ऑक्सीजन डिसाइड। अरे कैसी बातें कर रहे हो, उनका कौन करेगा, कार्बन का वजन कौन डिसाइड करेगा, न्यूक्लियॉन ही तो करेंगे। यानी माइन्यूट लेवल पर किसी भी चीज का वजन कौन डिसाइड करेगा, न्यूक्लियॉन्स। कुछ समझ में आई बात? तो फिर सर मैं दुनिया के किसी भी चीज का वजन निकाल के दिखा सकता हूं, सिर्फ मुझे एक बात बता दीजिए, जिसकी वजन की आप बात कर रहे हैं उसमें न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, बस। क्योंकि मुझे एक न्यूक्लियॉन का वजन निकालना आता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आप बता दीजिएगा। सर जरा आपको अपना वजन निकालना है, हाँ निकालना है। सर ये बताइए आपके अंदर न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया मेरे अंदर 100 न्यूक्लियॉन्स हैं। तो अगर आपके अंदर 100 न्यूक्लियॉन्स है तो आपका वजन 100 यू होगा, खत्म। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं, एक सोच बहुत साफ रखनी है। हालांकि ये तुम समझ रहे होगे सर ये क्या डिस्कशन कर रहे हो, सर ये हमसे एग्जाम में कैसे पूछेगा? हाँ तो नहीं पूछेगा ना यार, कौन कह रहा है तुमसे एग्जाम में पूछेगा, लेकिन सोच बहुत साफ। जिस चीज से मैं बहुत परेशान था अपनी तैयारी के दौरान, सर ये यू ग्राम वगैरह क्या है, मैं अभी बताऊंगा तुम्हारे अंदर, तुम्हें बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि अच्छा ये है का खेल। और इस क्लैरिटी से तुम्हें ये क्लैरिटी इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि एक दो जगहों पर जो बच्चे फॉर्मुलों से सवाल करते हैं ना, उनको एक दो जगहों पर मैं फंसा सकता हूं, मैं तुम्हें फंसाऊंगा। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं ये क्लैरिटी एकदम साफ होनी चाहिए कि सर आपको किसी एटम का मास चाहिए, किसी मॉलिक्यूल का मास चाहिए, सर उस एटम या मॉलिक्यूल में जितने भी न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट हैं उनका मास निकाल लीजिए, बात खत्म। और मास ऑफ टोटल न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट निकालने का मतलब क्या है, मास ऑफ टोटल न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट का मतलब हुआ मास ऑफ टोटल न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट। इसका मतलब है टोटल न्यूक्लियॉन्स इनटू 1 AMU। बताओ मेरी बात सब लोग समझे? जितने भी न्यूक्लियॉन्स आपके अंदर प्रेजेंट हैं, अगर मैं उसको 1U से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको उस आदमी का वजन मिल जाएगा। यानी कि टोटल न्यूक्लियॉन्स का वेट निकालना है तो टोटल न्यूक्लियॉन्स के नंबर को एक न्यूक्लियॉन के वेट से। अब देखो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि वो याद नहीं कर रहे हैं, वो ये याद नहीं कर रहे हैं कि एक न्यूक्लियॉन का वजन 1U होता है, वो ये याद नहीं कर रहा है, वो दिमाग लगा रहे हैं, वो केमिस्ट्री लगा रहे हैं। बस तुम केमिस्ट्री लगाते रहोगे, तुम वहीं सड़ना स्टार्ट कर दोगे, बस खत्म। अबे एक न्यूक्लियॉन का वजन तुम्हें तो थोड़ा ना पता है, मैं बता तो रहा हूं 1U होता, बात खत्म हो गई। सर उसका निकालिए कितने न्यूक्लियॉन है, उसने कहा 10, तो 10U, 20U, 50U, खत्म हो गया। आप जिस आइटम का मॉलिक्यूल का वजन कहेंगे मैं निकालता फिरूंगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूं सर, जैसे अगर आपसे इनडायरेक्टली कहा जाए कि मुझे जो है आप हाइड्रोजन का वेट निकालिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट। तो अगर आपको हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट चाहिए, इसको ऐसा करते ना ताकि और थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए, मैं एक टेबल बना लेता हूं, है ना, ताकि तुम जो है इसको समझ सको। और ये बहुत बेसिक लेवल पर ही डिस्कशन कर रहा हूं मैं, है ना, बहुत ज्यादा और इसको हर बार ऐसा नहीं करूंगा, बट कुछ क्लैरिटी चाहिए मुझे क्योंकि मैं कुछ तुम्हें समझाऊंगा इस बारे में, तो इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में जाता हूं इस चीज को लेकर, ठीक। तो जैसे यहां पर एलिमेंट ले लेते हैं, है ना, यहां हमारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये एलिमेंट्स आ गए, ठीक। यहां पर हमारे प्रोटॉन्स आ जाएंगे, यहां हमारे मान लो न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, यहां न्यूक्लियॉन्स आ जाएंगे, यहां इनका वेट आ जाएगा, यहां भी देखते हैं क्या आएगा, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर मैं इसको भरूं तो ये आ गए हमारे एलिमेंट, ये आ गया आपका प्रोटॉन, ये आ गया आपका न्यूट्रॉन, ये आ गया आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दैट इज न्यूक्लियॉन, ये आ गया उनका मास यू में, और ये आ गया मास ग्राम में। चलिए करते हैं सर, आप अलग अलग एलिमेंट्स रखते जाइए, हम अपना काम चलाते रहेंगे, जैसे ऐसे ही अपने मन से बना लेते हैं एक दो, ऐसे सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं, दो तीन लोगों के नाम लिख लेते हैं। ये देखिए, जैसे एलिमेंट ले लेते हैं, सबसे बेसिक ले लेते हैं हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन में प्रोटॉन 1 होता है, न्यूट्रॉन 0 होता है, न्यूक्लियॉन 1 + 0 1 होंगे, और एक न्यूक्लियॉन का वजन 1U होता है, और एक ही न्यूक्लियॉन है तो आंसर आ गया 1U।
अगर आप ग्राम में वजन चाहते हैं किसका, हाइड्रोजन एटम का, तो कितना आएगा सर, एक यू का मतलब है 1 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। बताओ समझे बात को, क्योंकि 1 यू इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई कहे नहीं 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 सर हमें तो कार्बन का चाहिए, तो 6 लीजिए, 6 लीजिए, 12 लीजिए, 12 लीजिए, ग्राम में लीजिए, 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर आप कहें नहीं 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 सर मुझे तो सोडियम का चाहिए, तो सोडियम सॉरी नाइट्रोजन का चाहिए, तो 7 लीजिए, 7 लीजिए, 14 लीजिए, एक का यू होता है 14 का 14 यू होगा, ग्राम में चाहिए 14 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24, क्योंकि एक यू का मतलब 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। कोई कहेगा नहीं मुझे ऑक्सीजन का चाहिए, ऑक्सीजन का लीजिए, 8 लीजिए, 8 लीजिए, 16 लीजिए, 16 यू लीजिए और 16 यू को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 1.66 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। कुछ भी मतलब अपने मन से ऐसे, जैसे सोडियम, सोडियम में 11 प्रोटॉन है, 12 न्यूट्रॉन है, टोटल 23 है, वेट 23 यू होगा, ग्राम में लिखना चाहते हैं तो 23 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होगा। जल्दी से बताओ समझे कि नहीं, कोई केमिस्ट्री नहीं, सो गए, सो गए भैया, पब्लिक सो गई, पब्लिक सो गई। बहुत बढ़िया सर, क्या लोरी सुनाई आपने, बहुत खूबसूरत नींद आ रही थी, बहुत मजा आया सर आपकी लोरी सुन के। अबे घन चक्कर हो, तुम्हारे काम की बातें चल, सोच भी सकते किस डिटेल में चले गए तुम। समझ में आई बात? शाबाश। बहुत बढ़िया, ठीक है ये तो सर, ठीक है लेकिन सर पता नहीं क्यों ना अभी ना ऐसा लग रहा है कि एक कमी सी है, एक अंदर से एक कमी सी महसूस हो रही है सर। पता नहीं क्यों मुझे ये याद आ रहा है कि कार्बन का जो वेट होता है वो 12 ग्राम होता है सर। मैंने पूरे 2 साल के 12 ग्राम लिखा है सर। आप पता नहीं कार्बन का वेट क्या बता रहे हैं सर, 12 यू, और ग्राम में आप बता रहे हैं पता नहीं क्या गंदा सा ये। मैंने 12 ग्राम याद किया है, आप पता नहीं क्या याद करवा रहे हैं मुझे। तुम अभी आगे मत बढ़ो यार, बात समझो, तुम आगे मत बढ़ो, तुम्हें जितना बताया गया उतना समझो बात को। सर अगर आपको किसी एटम का वेट निकालना है तो जितने भी न्यूक्लियॉन्स है वो गिनिए और उसके आगे यू रख दीजिए, वो आपका उस एटम का वेट। आपसे कोई कहे कि नहीं मुझे ग्राम में बताओ, तो उसी यू को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मैंने एक कन्वर्जन याद कर रखा है। 1 यू का मतलब है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ठीक है ये? बिल्कुल सही है आदित्य, मोलर मास की बात कर रहे हैं। और अभी मोल वोल तो मैं जानता ही नहीं, मैं मोल वोल, मैं तो गरीब आदमी, छोटा मोटा पढ़ाने वाला आदमी, मोल वोल तो मैं जानता ही नहीं। अभी मैं तो सीधे सीधे सर एक एटम का वेट निकालना सीख गया सर, मुझे एटम के और मॉलिक्यूल्स के वेट निकालने आ गए, बात खत्म। इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई कोई मॉलिक्यूल ले ले, मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल का वेट चाहिए, ऐसी दो तीन मॉलिक्यूल ले लेते हैं, टाइम पास नहीं करेंगे, ऐसी 2-3 मॉलिक्यूल्स का वेट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो सर देखिए ऐसे ही ले लेते हैं, ये मॉलिक्यूल ले लेंगे यहां पे, ये प्रोटॉन्स, ये न्यूट्रॉन्स, ये प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ये यू में, ये ग्राम में, ये ऐसे ले लीजिए। तो जैसे मान लीजिए आपने कोई भी मॉलिक्यूल ले लिया, ये प्रोटॉन्स हो जाएंगे, ये न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे, ये न्यूक्लियॉन्स हो जाएंगे, टोटल है ना, ये मास हो जाएगा यू में और ये मास हो जाएगा ग्राम में। निकाल लोगे आप? चलिए सर कोई मॉलिक्यूल का नाम बताइए, ऐसे ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं सर, बड़ा अच्छा आदमी है पानी। अब पानी का वेट कैसे निकालेंगे सर? पानी के अंदर टोटल प्रोटॉन्स कितने भाई, किसी भी चीज का, ये नाउ दिस अ मॉलिक्यूल, और अगर ये मॉलिक्यूल है तो इसका वेट कौन डिसाइड करेगा सर? इसका वेट एटम्स डिसाइड करेंगे, और एटम्स का वेट न्यूक्लियॉन्स डिसाइड करेंगे। इसके अलावा सर पानी का वेट भी न्यूक्लियॉन्स ही डिसाइड करेंगे। तो पानी में कितने न्यूक्लियॉन्स हैं सर? हाइड्रोजन के 2 प्रोटॉन हो गए और ऑक्सीजन के 8 प्रोटॉन हो गए, यानी प्रोटॉन हो गए हमारे कुल मिला के 10। अब अपने आप समझना 10 कैसे हो रहा है,
ठीक है ना। 2 हाइड्रोजन के हो गए और 8 ऑक्सीजन के हो गए। और न्यूट्रॉन्स का जहां तक सवाल है वो 8। क्यों? क्योंकि सर हाइड्रोजन के पास तो न्यूट्रॉन होता ही नहीं, आप समझ रहे हैं। तो जो भी न्यूट्रॉन है वो ऑक्सीजन के, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिला के टोटल न्यूक्लियॉन्स 18 होंगे। ये 18 यू हो जाएगा, ग्राम में चाहिए तो 18 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आ जाएगा। बताइए मेरी बात समझे। यानी पानी के एक मॉलिक्यूल का जो वजन है वो 18 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 से निकाला जा सकता है इन टर्म्स ऑफ ग्राम। इसी तरह से मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया जाए, तो कैल्शियम कार्बोनेट में आप गिन लीजिए 50 प्रोटॉन होंगे, 50 न्यूट्रॉन होंगे, टोटल न्यूक्लियॉन्स 100 आएंगे, वेट आएगा 100 यू। और अगर आप इसको ग्राम में चाहते हैं तो 100 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। सर ये ग्राम में आ जाएगा। इसी तरह से कोई और मॉलिक्यूल भी अगर आपको लेना ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने NaOH ले लिया, तो NaOH में अगर आप काउंट करेंगे तो सोडियम का 23, 24 और 16, मतलब अगर प्रोटॉन निकाल लें तो 11 इसके, 12 12 और ऑक्सीजन के 8, 20 प्रोटॉन हो गए। और अगर आप न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सोडियम के 12 न्यूट्रॉन होंगे, इसके पास नहीं होगा, और इसके भी 20 होंगे। यानी टोटल न्यूट्रॉन्स होंगे 40, और ये आ जाएगा 40 यू, और ये आ जाएगा 40 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यानी अब आप किसी भी मॉलिक्यूल का वजन या किसी भी एटम का वजन यू में भी निकालना सीख रहे हैं और ग्राम में भी। मोल वोल की मैं बातें अभी कर ही नहीं रहा हूं। मैं यहां के बाद तुमसे सीधे एक सवाल पूछूंगा, जो हम 1 घंटे से बकवास कर रहे हैं। इस पूरी खेल के बाद एक सवाल पूछूंगा, तुम्हें हां या ना में जवाब देना है। कोशिश करो कि हां में ही जवाब दो, ठीक। अब क्या तुम सब पुरानी बातों की बात नहीं कर रहे हैं? सर एक सेकंड, मैं सोच रहा हूं सर, मुझे वो पढ़ाया गया था, मुझे वो फलाना साहब ने पढ़ाया था, फलाना धमाका, ये बकवास नहीं कर रहा है। जो अभी की बात हुई हमारी 1 घंटे के अंदर, उसकी बात कर रहे हैं। क्या इस टाइम तक तुम किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी एटम का या किसी भी आयन का वेट यू और ग्राम में निकाल सकते हो? अगर तुम्हें यह पता हो कि प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स कितने हैं उसके अंदर, हां या ना। क्या तुम किसी भी एटम का, किसी भी मॉलिक्यूल का और किसी भी आयन का वजन निकालना जानते हो इन टर्म्स ऑफ यू एंड इन टर्म्स ऑफ ग्राम? हां या ना। सागर कह रहे हैं हां, बहुत बढ़िया। अलीशा, अनीका कह रही हैं यस। सौरभ हां, बहुत बढ़िया। और भी बहुत सारे बच्चे हैं, नाम पढ़ने में नहीं आ रहा, चैट बहुत तेज चल रही है। नैतिक यस 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 यस, हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश। बहुत सही, शाबाश। यानी और अब ठीक है, हो सकता है सर कुछ बच्चे ऐसे यस लिख दे, है ना, कि लेकिन अभी और करेंगे, आ जाएगा, ऐसा कुछ कमाल नहीं कर रहे हैं हम, ठीक। सर अब मुझे एक बात और बताइए, अब मैं चैट बंद कर देता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे, हजारों बच्चों ने लिख दिया, वो कर लेंगे। चलिए सर चैट बंद कर देते हैं। अब मुझे एक काम की बात बताइए सर, ये सब आप क्यों कर रहे हैं? अब आता हूं मैं उस बात पर जो मैं सीख कर बहुत खुश होता हूं। आप समझ बात को कि यार मैंने ये तरीका अब बच्चों को बताया, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ठीक। अब मैं तुमको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसको देखकर तुम्हें यह हैरानी होगी कि क्या ये सारे सवाल इस तरह से भी किए जा सकते थे। मैं ये नहीं कहता कि वो आसान तरीका है, तुम समझना। तुम हो सकता है तुम्हें लगे कि सर इससे ज्यादा आसान तो हमारा वाला तरीका जो हम पहले पिछले 2 सालों से करते चले आ रहे हैं। मैं एग्री करता हूं, लेकिन मेरे इस तरीके से मैं वो एक सवाल भी कर पाऊंगा जो तुम अपने तरीके से करने में तुम्हारी बैंड बजेगी। मेरी बात समझना जरा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं वही तरीका यूज करता हूं पूरे कैलकुलेशन, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जब भी कुछ मुझे कोई कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, मैं वही पुराना तरीका यूज करता हूं जो तुम यूज करते हो। वही सर मोल निकालना, ये करना, वो करना, वही सब करूंगा मैं, कुछ नया नहीं करूंगा। लेकिन मैं उस पर बंधा नहीं हूं कि अगर मुझे वो करने से रोक दिया जाए तो मैं अपना सवाल नहीं कर पाऊंगा। मैं इस चीज से नहीं बंधा हूं सर, क्योंकि मुझे यह चीज पता है कि पहले ये चीजें आई हैं मेरे सामने, फिर वो फॉर्मूले आए हैं जिनको मैं यूज करता हूं। फॉर्मूले पहले नहीं आए, इसलिए मुझे ये बेसिक्स क्लियर है। मुझे फॉर्मूले वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे हाथ बांध दे और ये कह दिया जाए तुझे मोल नहीं निकालने, अब बता आंसर कैसे निकालेगा, तो मैं तब भी उसको आंसर निकाल के दिखा सकता हूं। और अब ये चीज मैं शुरू करने जा रहा हूं, सिर्फ इसलिए ये माहौल बना रहा था ताकि अगली क्लास से आपको जब वो फॉर्मूले में आपको बताऊं तो आपके दिमाग में ये बात रहे
चलो यही तो फॉर्मूला में यूज करना है, लेकिन मुझे ये कहां से आया और इसके पीछे की कहानी, और अगर ये यूज ना भी करना पड़े तो सब कुछ क्लैरिटी है, बिकॉज मुझे पता है ये सब कहां से वो पैदा होता है। ठीक है ना? तो अब जैसे मैं इसी बात को थोड़ा सा, ये क्या है, नहीं, हाँ, तो इसी बात को अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो तुम जरा सा अपने आप समझने की कोशिश करना। मान लीजिए अब अगर मुझसे ये कह दिया जाए, सीधे ही मुद्दे की बात करेंगे, और पहले तुम अपने आप बोल समझना, दिल में, मैं चैट ऑन नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुम दिल में इस बात को सोचना कि अच्छा यार ये तो हम कर ही नहीं सकते अगर हमको किसी चीज को करने से रोक दिया जाए। देखो कैसे, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सब सब कर लेते, एक ही सवाल में सब करेंगे। मॉलिक्यूल्स, एटम्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इन, थोड़ा सा कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी रखते हैं, है ना, 200 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल। ये सवाल तुम मानोगे नहीं, लेकिन जेई ने मेंस इवन एडवांस लेवल पर इस तरह के सवाल पूछे। सर ये तो आसान है ना सर, 200 ग्राम का आपका कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल है, आप ये जानना चाहते हैं टोटल मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, एटम्स कितने होंगे, वगैरह वगैरह। सर लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सवाल आप बिना मोल्स कैलकुलेशन के नहीं कर पाएंगे सर, क्योंकि मुझे यह बताया गया है कि जो मोल्स निकाले जाएंगे उसके बाद ही आप मॉलिक्यूल्स निकाल पाएंगे अवागाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके। तुम मेरी बात कई बच्चे लिंक कर रहे होंगे कि सर 200 ग्राम सैंपल में कितने मोल है, पहले वो निकल के आएंगे, मान लो आ गए 2 मोल, अब उसके बाद जैसे ही 2 मोल आएंगे तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो 2 इंटू Na के बराबर आएंगे, उससे सर एटम्स आएंगे, उससे आगे की बातें आएंगी। सर बिना मोल निकाले आप कैसे निकाल लेंगे कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं? मेरा जवाब यह है, मॉलिक्यूल पहले निकाल लूंगा, मोल वोल मैं जानता ही नहीं। ये कैसे सर, बिना मोल निकाले आप कैसे निकाल? अब तुम बिल्कुल बेसिक्स पे आ जाओ, बिल्कुल बेसिक्स पर। किसी भी सैंपल, यानी ये जो सवाल दे रखा है, और मैं इस तरह के सैकड़ों सवाल नहीं करूंगा, आप समझिए उसका रीजन क्या है कि इस और सैकड़ों सवाल इस मेथड से नहीं करूंगा, ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बताना चाह रहा हूं कि एक्चुअली ये सीख सीख क्या रहे हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि भाई मेरे पास ये सैंपल, ये सैंपल आपका, ठीक, सर ये 200 ग्राम का सैंपल है, क्या है इसके अंदर? सर इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्या, अब जो बातें मैं बोल रहा हूं उस बात को अपने आप समझना और उसको याद रखने की कोशिश करना। क्या ये जो सैंपल है वो एक मॉलिक्यूल है? हाँ सर, दिस इज अ मॉलिक्यूलर सैंपल बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट इज अ मॉलिक्यूल। कैल्शियम कार्बोनेट एक मॉलिक्यूल होता है जिसका फॉर्मूला CaCO3 होता है। तो सर ये एक मॉलिक्यूल है, हां, तो इसका मतलब ये हुआ सर द नेम ऑफ दिस सैंपल, ये जो सैंपल है जिसने ये सैंपल बनाया है उस एंटिटी को हम एक मॉलिक्यूल कह रहे हैं। ठीक है ना? तो ये जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट इसके अंदर पड़ा हुआ है, ये कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, यानी ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल। सो द नेम ऑफ द एंटिटी, आप जरा समझिए, ये वर्ड मैं यूज करता हूं इसलिए तुम्हें बता रहा हूं, जो एंटिटी है, एंटिटी का मतलब है जिसने सैंपल बनाया है, जिसने सैंपल बनाया है, या फिर जिसका सैंपल है, जिसका सैंपल। तो जिसका भी सैंपल है या जिसने भी ये सैंपल बनाया है उसको मैं क्या बोलता हूं? एंटिटी। तो व्हाट इज द एंटिटी? सर एंटिटी इज कैल्शियम कार्बोनेट। सर कैल्शियम कार्बोनेट हमारी एंटिटी, ठीक। तो अब सवाल यह है कि कितने कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई देते हैं, यानी कितनी एंटिटीज आपको दिखाई देती हैं, यह सवाल। अब सर ये करने के लिए, कितने कैल्शियम कार्बोनेट है, ये काम करने के लिए आप अननेसेसरी मोल क्यों निकलवा रहे हैं? मतलब मोल बीच में कहां से आ गया, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। अरे सर आप ये जानना चाहते हैं इस सैंपल में कितने कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें मोल कहां से आता है? सर ये सवाल तो मैंने 5वीं क्लास, 4थी क्लास, 3री क्लास में करा हुआ है। कैसे? सर मैंने ये सवाल किया है कि अगर कोई बक्सा 100 किलो का है
जिसमें एक एक किलो के एप्पल्स पड़े हैं। ये मेरा बड़ा कॉमन सा सवाल होता है, बहुत सारे बच्चे जानते हैं ये एप्पल और फ्रूट्स वाले जो कैलकुलेशन है मैं यहां पर करता हूं कुछ एक दो दिन के अंदर। तो ये जो टोटल 100 किलो का बक्सा है, मान लीजिए, इस सवाल को छोड़िए, ऐसे सोचिए जरा, 100 केजी का बॉक्स और उस बॉक्स में एक एक केजी के एप्पल्स पड़े हुए, ऐसे ही समझाने के लिए बोल रहा हूं, ठीक। तो क्या बता सकते हैं कितने एप्पल पड़े? हाँ सर बता सकते हैं। 100 किलो का टोटल बक्सा है और एक एक किलो के सेब हैं, तो 100 को 1 किलो से डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ एप्पल 100 आ गए। इसमें क्या केमिस्ट्री है सर? इसमें तो कोई केमिस्ट्री नहीं। तो मैंने कहा फिर सेम सवाल ही तो है, 200 किलो का बक्सा है और उसके अंदर ये एंटिटी पड़ी हुई है जिसको आप एप्पल कहते हैं, ये एप्पल है सर। तो अगर मैं टोटल वेट को एक एप्पल के वेट से डिवाइड कर दूं तो मुझे नंबर ऑफ एप्पल्स मिल जाएंगे। इसमें क्या दिमाग लगाना है सर? लेकिन सर दिक्कत ये कि एप्पल का वेट कैसे निकालेगी? तो अभी तुम सब लोगों ने एक सुर में आंसर बोला था कि सर अब मैं किसी भी मॉलिक्यूल का वेट निकाल सकता हूं, किसी भी एटम का वेट निकाल सकता हूं। तो क्या तुम कैल्शियम कार्बोनेट का वेट नहीं निकाल सकते? निकाल सकता हूं सर, मुझे कैल्शियम कार्बोनेट के एक मॉलिक्यूल का वेट निकालना आता है, मुझे टोटल वेट दे रखा है, एक एप्पल का वेट मैं निकाल लूंगा, दे मारूंगा, खड़ाक से नंबर ऑफ एप्पल्स आ जाएंगे। सर इसमें मोल बीच में कहां से आ गया? बात समझ रहे हैं? ये मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि वाकई में बेसिक्स तो ये है ना, बेसिक्स वो मोल नहीं है, वो एडवांस बात है सर। ये बेसिक्स है कि भाई वेट ऑफ द सैंपल इज गिवन एंड द एंटिटी विच इज फॉर्मिंग दैट बॉक्स, वो उसका वेट मुझे आता है। सर टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज कैलकुलेट की जा सकती है, इसमें क्या है? इसका मतलब ये हुआ सर, डेफिनेशन बाय दिस डेफिनेशन बिल्कुल साफ है कि अगर मुझे नंबर ऑफ एंटिटीज कैलकुलेट करनी होती हैं कभी भी, और एंटिटीज का मतलब मॉलिक्यूल नहीं होता, एंटिटी का मतलब है जिस चीज का भी सैंपल है। सिंस दिस सैंपल इज कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल, सो द एंटिटी इज मॉलिक्यूल। अगर यही सैंपल किसी एटम का सैंपल होता तो एंटिटी का नाम एक एटम होता। अगर यही सैंपल किसी आयन का होता तो उस एंटिटी को आयन बोल देते। जिस चीज का भी सैंपल है वो एंटिटी। ये मेरी वर्ड है, मैं बार बार बोलता हूं इसलिए क्लियर करना चाहता हूं। किताबों में हो सकता है ये एंटिटी वर्ड ना दिखाई दे आपको या वो ना यूज करते हो बार बार, मैं क्योंकि बार बार बोल दूंगा तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए तुम्हारे दिमाग में। एंटिटी का मतलब है जिसने भी सैंपल बनाया, बात खत्म। अब चाहे वो एटम हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे आयन हो, ऐसी की तैसी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको नंबर ऑफ एंटिटीज कैलकुलेट करनी है कभी भी किसी भी सैंपल के लिए, नंबर ऑफ एंटिटीज कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए मेरे पास एक ही फॉर्मूला है, टोटल वेट ऑफ द सैंपल, जो भी सैंपल का टोटल वेट है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वन एंटिटी, वेट ऑफ वन एंटिटी। सर टोटल वेट को एक एंटिटी के वेट से डिवाइड कर दीजिएगा। आप इसमें अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि आज आपने सर आंखें खोल दी, हमारे सामने जो है एक कमाल का फॉर्मूला आ गया, तो आपको मैं बड़ा हैरान हूं। ये तीसरी क्लास में आप चाहें तो अपने छोटे भाई बहन को बुला सकते हैं और उससे ये सवाल पूछ सकते हैं कि अगर 100 किलो के बक्से में एक एक किलो के सेब पड़े हैं तो बताओ कितने सेब पड़े हैं। वो यही कहेगा 100 सेब पड़े हैं। भैया जी बेवकूफ आदमी हो तुम, इतनी बड़ी क्लास में ये पढ़ रहे हो, ये मास्टर 24 साल पढ़ा चुका है, ये पढ़ा रहा है तुम्हें कि 100 किलो के बक्से में अगर एक एक किलो के सेब पड़े हैं तो सेब कितने? सर 100 डिवाइडेड बाय 1, द नंबर ऑफ एप्पल्स विल बी 100। ये तो छोटा बच्चा भी जवाब दे देगा। मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूं, आप मेरी बात समझ रहे हैं? यानी अगर आपको नंबर ऑफ एंटिटीज कभी भी कैलकुलेट करनी हो तो टोटल सैंपल के वेट को एक एप्पल के वेट से डिवाइड कर दीजिए, खत्म हो गया। तो चलिए सर आंसर निकाल लेते हैं। अब आंसर निकालते हैं, लेकिन आंसर तो आप तभी निकाल पाएंगे ना जब आपको ये केमिस्ट्री तुम्हारा छोटा भाई नहीं जानता, ये बात वो नहीं जानता कि कैल्शियम कार्बोनेट का वेट कैसे निकलता, जिसको आप एंटिटी कह रहे हैं उस एंटिटी का वेट कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले मैंने कोने में जाकर वेट ऑफ एंटिटी निकाल लिया, वेट ऑफ एंटिटी। और वो एंटिटी कौन है मेरा? वो एंटिटी है कैल्शियम कार्बोनेट। कैसे निकलेगा? मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, शायद तुम समझ जाओ। कैल्शियम का टोटल न्यूक्लियॉन्स 40 होते हैं, कार्बन के 12 और ऑक्सीजन के 16 या 48। जब आप जोड़ेंगे, अभी तुमने निकाला भी था, जब आप जोड़ेंगे तो ये टोटल 100 न्यूक्लियॉन्स निकल के आएंगे और एक न्यूक्लियॉन का वजन U होता है। तो 100 न्यूक्लियॉन्स का वजन 100 U। क्लियर है? यानी एक एंटिटी का वजन 100 U आ गया। अब टोटल वेट भी दे रखा है, एक एंटिटी का भी आ गया। तो नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ एंटिटीज, जिसको क्या कहा जा रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल, यही एंटिटी का नाम। टोटल नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? वेट ऑफ द सैंपल 200 ग्राम, 200 ग्राम दे रखा है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वन एंटिटी। और एक एंटिटी का वेट आपने कितना निकाला? ये आंसर आ गया। ये है नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन बड़ी नाइंसाफी है सर,
अब केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते गणित नहीं छोड़ सकते सर, लॉजिक नहीं हटा सकते सर, ये डिवीजन आप कर ही नहीं सकते क्योंकि ऊपर और नीचे की यूनिट अलग अलग है सर। अगर आपको नंबर चाहिए तो यूनिट्स कैंसिल होनी जरूरी है सर, जिसमें कि नीचे यू को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और दुनिया जानती है, हमारा स्टूडेंट जो आज की क्लास कर रहा है वो जानता है कि एक यू को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या गुल खिलाए जाते हैं। 100 यू को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा सर, 100 से 200 कट जाएगा, बिल्कुल एक एक स्टेप दिखा रहा हूं मैं। 100 से 200 कट जाएगा, 2 बचेगा। क्या बचा फिर सर, अब बचा 2 डिवाइडेड बाय, ऐसे ऐसे तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूं, 1.66 इंटू 10⁻⁻24, और ग्राम से ग्राम भी कैंसिल हो गया, ये बचा। और आज के बाद इस बात को याद रखेंगे कि ये जो 1/1.66 इंटू 10⁻⁻24 होता है, ये होता है, सॉल्व करके आप देख लीजिएगा, दिस इज 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको अवागाड्रोज नंबर कहते हैं। यहां से खूबसूरत बात क्या निकल के आ रही है, जो मैं यहां लिखने जा रहा हूं, बिल्कुल खूबसूरत है, और ये सब मैंने अपने इजी नोट्स में लिख रखे हैं। बिल्कुल यही सब खूबसूरत बात करके लिखा गया है, खोपड़ी बना के, दुनिया भर के इमोजीज बनाकर, बच्चा याद रखेगा एक एक स्टेप। मैं दिखाऊंगा अगली क्लास में एक आधे स्क्रीनशॉट्स लाकर, आपको एक एक स्टेप समझ में आएगा। तो यहां पर दिखाया गया है, दिस इज 1.66 इंटू 10⁻⁻24 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 6.022 इंटू 10⁻23 निकल के आएगा। एंड दिस इज खूबसूरत बात, खूबसूरत बात, क्लियर है। यानी 1/1.66 इंटू 10⁻⁻24 क्या बन जाएगा पलटकर, अवागाड्रोज नंबर। तो दैट मींस इस सैंपल में टोटल एंटिटीज यानी टोटल कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2Na। मैंने तो मोल कहीं नहीं निकाले, लेकिन फिर भी मेरा आंसर 2Na आ रहा है। आप समझ मेरी बात को, तो या बिना मोल के फॉर्मूला, बिना फॉर्मूला लगाए भी आंसर 2Na निकाल सकते हैं। सोच साफ होनी चाहिए, क्योंकि बचपन से हम ये चीज पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक, चलिए सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, वो निकल आया। नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकाले जाए, नंबर ऑफ एटम्स। सर जब आपने मॉलिक्यूल्स निकाल लिए तो एटम्स निकालने में क्या दिक्कत है, अरे तो कुछ तो होता होगा। बिल्कुल सर, हम एक फॉर्मूला ही लिखते हैं ना यार। चलिए ठीक है सर, ऐसे ही लिख देते हैं, हालांकि जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी। समझिएगा जरा बात को, यानी अगर आप चाहते हैं कि मुझे किसी भी मॉलिक्यूलर सैंपल में नंबर ऑफ एटम्स का पता चल जाए, तो आप मॉलिक्यूल्स सबसे पहले निकालिए कितने हैं, और एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिसको क्या कहते हैं, एटॉमिसिटी। याद है, एटॉमिसिटी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। तो अगर आपको कैल्शियम कार्बोनेट के नंबर पता चल गए 2Na, और आपको पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट में एक कैल्शियम, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन होते हैं, दैट इज टोटल एटॉमिसिटी इज 5। तो अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं तो मॉलिक्यूल्स को एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो दैट मींस कितना आंसर आ जाएगा, 2Na हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स थे, और आपने एटॉमिसिटी कैल्शियम कार्बोनेट की कैलकुलेट की 5। सो द टोटल नंबर ऑफ एटम्स विल बी 10Na। बताओ क्लियर है, यानी आपको टोटल एटम्स उस सैंपल में 10Na पता चल जाने वाले हैं। सबको क्या ये बात समझ में आ गई, क्या ये बात क्लियर हो गई, सबको क्लियर है। बस कहीं कोई मोल वोल कुछ नहीं कर रहा मैं तो सर, ये मतलब ऐसा हो गया जैसे अब तुम चाहो तो छोटे भाई बहन को दोबारा बुला लो और उससे एक सवाल पूछना। चलो छोड़ो, खेलने दो उसको। ठीक, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल अगर आपको कैलकुलेट करने हैं तो सबसे पहले मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लीजिए। कैसे निकलेंगे, टोटल वेट को एक मॉलिक्यूल के वेट से दे मारा, मॉलिक्यूल आ गए। और एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, एटम्स आ गए, खत्म। अब वो कह रहा है कितने प्रोटॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन, हमने कहा बकवास है यार।
प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है यार ये सब? तुम्हें जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चल गए एंटिटीज, और आपको यह पता है कि एक एंटिटी में कितने प्रोटॉन हैं कितने न्यूट्रॉन हैं, तो आप मल्टीप्लाई करते रहिए, आपको सब कुछ मिलता है। दिस इज जनरल, ये जनरल तरीका है सवालों को करने का। यानी अगर मुझे कभी भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैलकुलेट करने हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने हो, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, जरा समझना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू टोटल मॉलिक्यूल्स, टोटल मॉलिक्यूल्स। बल्कि मॉलिक्यूल लिखना भी ठीक नहीं है, हम तो जनरल बात कर रहे हैं ना, हो सकता है कोई सैंपल एटम्स का हो, तो टोटल एंटिटी लिखते हैं, टोटल एंटिटीज मल्टीप्लाइड बाय प्रोटॉन्स इन वन एंटिटी। एक एंटिटी में कितने हैं प्रोटॉन्स, उसको नंबर ऑफ टोटल एंटिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक सेब में 2 बीज हैं, तो टोटल बीज कितने हैं? बुलाओ छोटे भाई बहन को फिर से। सर 100 किलो का बक्सा है, 1 किलो का सेब है, बताओ कितने सेब होंगे? तो कहेगा भैया 100 सेब होंगे ऐसे। और फिर उससे कहो एक सेब में 2 बीज हैं, बताओ बीज कितने होंगे? वो कहेगा अगर एक सेब में 2 बीज हैं और सेब 100 हैं तो टोटल बीज 200 होंगे, 100 इंटू 2। मेरी बात समझ, क्या केमिस्ट्री है? तो इसका मतलब युवा टोटल एंटिटीज को अगर एक एप्पल में कितने प्रोटॉन्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो आपको उस पूरे सैंपल में कितने प्रोटॉन्स है उसका पता चल जाएगा। इसी तरह से अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने हो तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने हो तो भी यही वाली बात आती है। सर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कैलकुलेट करने हैं तो टोटल एंटिटीज को मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन वन एंटिटी, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी सही है सर। इसी तरह से अगर आपको टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो तो नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो तो भी यही करेंगे सर, टोटल एंटिटीज निकाल के लाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वन एंटिटी, मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल आसान सर, कोई झंझट ही नहीं। और अगर आपको टोटल न्यूक्लियॉन्स निकालने हैं तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर को जोड़ दीजिए, ये भी एक तरीका है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। कुछ भी, जैसे अगर आपको ऐसे जोड़ दी, नहीं तो आप ऐसे निकाल लीजिए फिर से, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स अगर निकालने हो तो क्या करेंगे सर? फिर वही है, अगर आपको न्यूक्लियॉन्स निकालने हैं तो टोटल एंटिटीज निकालिए सबसे पहले और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। न्यूक्लियॉन्स एक एंटिटी में कितने हैं? न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन वन एंटिटी। और ये तो बहुत लॉजिकल लग रहा है, ये तो बहुत ज्यादा लॉजिकल लग रहा है, क्योंकि सर ये तो होना भी चाहिए। मतलब आपको अगर एक एंटिटी में कितना सामान है ये पता चल गया और आपको ये भी पता है कि कितनी एंटिटीज हैं, तो अब आप कुछ भी निकाल सकते हैं ना सर। इसमें कोई केमिस्ट्री थोड़ी ना सर, मल्टीप्लाई करते रहिए, सामान मिलता रहेगा। अब जैसे एक सेब में मान लीजिए कुल मिला के 2 काले बीज हैं और 2 पीले बीज हैं, और आपसे पूछा जा रहा है पीले वाले कितने हैं। अरे तो भाई सेब अगर 100 हैं और पीले वाले एक सेब में 2 होते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर काले वाले निकालने हैं तो एक सेब में अगर 2 काले हैं तो 2 से। मेरी बात समझ रहे हैं? वो कह रहा नहीं टोटल पीले काले कितने हैं, तो सर ऐसे में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एक सेब में 2 पीले 2 काले, यानी टोटल कितने हैं 4, और सेब कितने हैं 100, तो 100 से मल्टीप्लाई। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं सर, इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है। अगर आप जनरल डिस्कशन की बात कर रहे हैं तो जनरल डिस्कशन हमेशा यही निकल के आएगा कि आप सबसे पहले मुझे नंबर ऑफ एंटिटीज बताइए। मैं मोल की बात नहीं कर रहा हूं कहीं सर। नंबर ऑफ एंटिटीज निकालने के लिए मैं छोटे भाई बहन को बुला सकता हूं जो तीसरी चौथी क्लास में पढ़ते हैं, जिनको मोल का कहीं दूर दूर तक जिनका मोल से कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी वो मुझे ये बता सकते हैं कि इस सैंपल में कितने प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ मुझे ये बताना था कि भाई ये बताइए एक सैंपल का जो है वो वेट कैसे निकलता है। वो उनको उस बच्चे को ये नहीं पता है सर कि 12 यू होता है, 60 यू होता है, 20 यू होता है। वो मैं उसको बता दूंगा कि भाई टोटल सैंपल में तेरे जो एक एंटिटी है उसके अंदर इतने न्यूक्लियॉन्स हैं और उसका वेट 100 यू होता है, जो भी होता है। तो आप नंबर ऑफ एंटिटीज निकालने के लिए ये काम करिए और उसके बाद आप ये बताइए एक एंटिटी में कितने प्रोटॉन है, मल्टीप्लाई करिए, टोटल प्रोटॉन्स आ जाएंगे। एक एंटिटी में कितने न्यूट्रॉन्स हैं,
है, मल्टीप्लाई करिए, टोटल न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। तो आप धीरे धीरे मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स या न्यूक्लियॉन्स कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जल्दी से बताओ, क्या ये वाली बात सबके समझ में आ गई? एक कह रहा है सर मेरे तो भाई बहन ही नहीं है, अब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तुम्हें ये बात कैसे प्रूफ करें करवाएंगे कि छोटा भाई बहन भी ये जवाब दे सकता है, तुम नहीं समझ पा रहे हो? तो जिसके हो वो करके देख लेगा एक बार, और क्या बोले। हाँ, ये कह रहा है एग्जाम्पल दीजिए, ये एग्जाम्पल ही तो दे रहा है। ये कह रहा है सर बुलाने पे आते ही नहीं, ये इज्जत है। यही तो दिक्कत है सर, रिपीट करने के टाइम पर ना इज्जत बहुत कम होती है घर में। भाई बहन भी इज्जत नहीं करते हैं, घर वाले भी इज्जत नहीं करते हैं। ये इज्जत कमानी पड़ेगी तुम्हें दोस्त, तुमने गंवाई है, तुम्हें कमानी पड़ेगी। क्लियर है? एक डाउट देख लीजिए, अब देखिए, आप दिखाते हैं हम आपको डाउट, देखिए डाउट का लेवल देखिएगा आप, सब लोग ध्यान से देखिए। सर नींद आ रही, ये डाउट का लेवल। अब जिसको नींद आ रही है वो उसका क्या इलाज? अबे तो वो सोएगा ना यार, नींद आ रही तो उसका नेमत है नींद आना। आप समझ बात को, ऊपर वाली की नेमत है, लोगों को नींद नहीं आती है। तुम्हें इतनी बढ़िया क्लास में लोरी सुनाई जा रही है, तुम्हें नींद, सोना आदित्य, सो फौरन समझो। सर भाई ने बेइज्जती कर दिया, उसको मोल आता है। ये देखिए आदर्श कह रहा है लीजिए भाई नहीं, उसको मोल से सवाल करना आता है। बात सही है यार, तो भाई से ये बोलो अगर मोल से ना करते ये सवाल तो कैसे करेंगे, तब थोड़ा समझ आएगा। समझ बात को? चलिए, एफ इज इक्वल टू एम ए सर जी होता है। अच्छा सही करते हो तुम। सर ये एंटिटी क्या होता है? हमारा सर होता है। व्हाट इज नर्वस सिस्टम? बहुत बढ़िया। केमिस्ट्री न होती है 5%, सॉल्व द स्लाइड, न्यूट्रॉन, एंटिटी, ऐसी की तैसी, सब बकवास, सब फर्जी। सर टोटल एंटिटीज कैसे निकाले? राहुल तुम सो रहे थे। टोटल एंटिटीज सेब कैसे निकालते हैं सैंपल में? टोटल वेट को एक सेब के वेट से अगर डिवाइड कर दें, भाग कर दें, तो नंबर ऑफ सेब निकाले जा सकते हैं। 100 किलो के बक्से में अगर एक एक किलो का सेब पड़ा है तो टोटल कितने सेब पड़े हैं? एक 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 हो गए 100, यानी 100 बार सेब रखोगे तो 100 किलो बनेगा ना। हम बताओ कैसे, किन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं? इतनी मुश्किल चीजें कैसे समझाई जाती हैं, हम सोच भी नहीं सकते भाई। ये तुम्हें थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा यार इस चीज, समझ रहे बात को? हमारा मेथड सही है, लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं मेथड। अच्छा, तुम्हारा जो मेथड है वही सही है, सब सब तुम्हारा ही सही है भाई, हम तो ऐसे टाइम पास कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, सब फर्जी, सब फर्जी। जाओ अभी एग्जाम्पल लेंगे, जरा समझो बात को। ठीक है, चलिए तो हम इसको चैट को बंद कर देते हैं। ये तरीका। तो अब जैसे यही वाला जो सवाल है, इसी का अगर आंसर आगे बढ़ाएं कि भाई प्रोटॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स, जो अभी मैंने निकाले भी थे, तो अगर मैं इसी में टोटल प्रोटॉन्स निकालता हूं तो कैसे निकल के आएंगे? टोटल प्रोटॉन्स वो आएंगे, एंटिटीज कितनी निकल के आई थी? 2Na। और एक एंटिटी में कितने प्रोटॉन है? 50। तो इसका मतलब ये हुआ टोटल कितने हो गए? 100Na। एक कैल्शियम कार्बोनेट में कितने प्रोटॉन होते हैं? अब यार ये सब मुझसे मत निकलवाओ, तो ये पहले कर तो चुके हो भाई यार। कैल्शियम कार्बोनेट के प्रोटॉन 50 हैं, कैल्शियम में 20 होते हैं, कार्बन के गिन लो ना, गिन के ही तो पता चलेंगे। यानी एक कैल्शियम कार्बोनेट एंटिटी में टोटल प्रोटॉन 50 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे टोटल प्रोटॉन्स निकालने हैं तो टोटल एंटिटीज को एक एंटिटी में जितने भी प्रोटॉन्स प्रेजेंट है उससे मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह से अगर आपको टोटल न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो क्या करेंगे? टोटल न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो क्या करेंगे? अगर आपको टोटल न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो 2Na इंटू 50 कर दीजिए, 100Na आ जाए। ये भी सही है सर, न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। इसी तरह से अगर आपको टोटल न्यूक्लियॉन्स निकालने हैं, टोटल न्यूक्लियॉन्स निकालने हैं तो 2Na इंटू एक आदमी में कितने न्यूक्लियॉन है? 100, ये 200Na आ गए, टोटल न्यूक्लियॉन्स आ गए। और नहीं तो चाहते तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये देखिए जोड़ने से यही आ जाए।
यानी एक सबसे पहले नंबर ऑफ एंटिटीज कैलकुलेट की गई और फिर एक एंटिटी में जितने भी सामान हैं उससे मल्टीप्लाई करते जाइए, आपको टोटल चीजें मिलती चली जाएंगी। यानी टोटल सैंपल जो था वो 200 ग्राम का सैंपल था, जिसमें 100 Na न्यूक्लियॉन्स, 100 Na प्रोटॉन्स हैं, 100 Na न्यूट्रॉन्स हैं और टोटल 200 Na हमारे न्यूक्लियॉन्स हैं। आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक सवाल और ले लेते हैं। ये देखिए, अब तुम इसको अपने मेथड से करना है। तुम एक आदमी कह रहा था ना हमारा मेथड सही है, लॉन्ग टर्म में परेशानी होगी, करके देखो अभी बैंड बजेगी तुम्हारे मेथड से। तुमसे मोल ही नहीं निकलेंगे, हम तुम्हें लिख के दे रहे हैं। तुम इस 52 यू सैंपल में कितने हीलियम के मोल्स हैं तुम यही नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि तुम्हें यू और ग्राम का कन्वर्जन ही नहीं आता। तुम मोल्स कैसे निकालोगे? मेरी बात समझ रहे हो? तुम मोल मोल कर रहे थे ना कि सर बेस्ट तरीका है नंबर ऑफ एंटिटीज कैलकुलेट करने का, पहले मोल निकाल लीजिए और उसके बाद एंटिटीज निकाल लीजिए अवागाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके। यही करते हो तुम, यही हम भी करेंगे। लेकिन ये सवाल नहीं कर पाओगे तुमसे मोल ही नहीं निकलेंगे, तुम एंटिटीज क्या निकालोगे? लेकिन मैं तो सर मोल वोल जानता ही नहीं, मैं तो सैंपल उठा के दे मारता हूं, एंटिटीज निकल आती है। मुझे थोड़ी ना सोचना है सर कुछ। मुझे तो सिर्फ इतनी सी बात करनी है कि अगर आपको नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, जो कि मेरी एंटिटी है, यही एंटिटी है इस बार एंटिटी का नाम क्या है? हीलियम एटम। तो अगर मुझे नंबर ऑफ हीलियम एटम्स निकालने हैं तो टोटल वेट ऑफ द सैंपल कितना दे रखा है? 52U डिवाइडेड बाय वेट ऑफ 1 हीलियम, और वेट ऑफ 1 हीलियम 4U। मुझे तो ये आता है, बस टोटल वेट को एक आदमी से डिवाइड कर दो। और इस बार मजे की बात क्या है कि मुझे तो कन्वर्ट भी नहीं करना है। क्यों नहीं कन्वर्ट करना है? क्योंकि सर ऊपर भी यू नीचे भी यू। ये लीजिए, खेल खत्म हुआ सर, आंसर आया, बात खत्म, आंसर इज 13। मैं तो खट से निकाल दूंगा, तुम्हें बहुत समस्या होगी, तुम्हें बहुत टाइम लगने वाला है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा इस चीज को समझने की कोशिश करो। ये जो है तो कोई ऑप्शन ही नहीं, तेरा ही आएगा ना यार। हाँ, तो मुझे टाइम नहीं लगेगा, मेरा आंसर सही आ जाएगा, मैं जल्दी निकाल लूंगा, तुम करते रह जाओगे। सब लोग समझ रहे ना यार, ये लॉजिक क्या था? सर टोटल वेट को एक एंटिटी के वेट से डिवाइड करने से ही एंटिटीज निकलती। अगर आपको टोटल वेट 52U दे रखा है तो आप 4U से डिवाइड कर दीजिए। इससे पहले आपको 200 ग्राम दे रखा था, तो आपको एक एंटिटी के वेट से डिवाइड करना है जो कि यू में होता है। अगर ऊपर का वेट ग्राम में दे रखा है तो नीचे यू को ग्राम में कन्वर्ट करके सॉल्व करिएगा, जिसका आंसर अभी आपने निकाल के देखा था। और अगर ऊपर यू में दे रखा है तो यू से डिवाइड करके सीधे ही आंसर आ जाएगा। तो सर ये बताइए कि सर वो हम मोल वाला मेथड कब यूज करें? मोल वाला मेथड यहां तो सर फंस रहा है, इससे पहले वाले सवाल में आसान था, हम कब क्या यूज करेंगे? मैं तुम्हें ये बात साफ साफ समझाऊंगा, इसलिए तुम अपनी अकल अभी मत लगाओ। तुम सिर्फ ये समझ लो कि ऐसी की तैसी मोल की, आप मुझे सैंपल का वेट दे दीजिए, मैं उस सैंपल का पिया पाचा करके दिखा दूंगा, आपको सब कुछ कैलकुलेट करके दिखा सकता हूं विदाउट नोइंग इवन व्हाट इज मोल। हम नहीं जानते। मेरी बात सब लोग समझ रहे हो ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? तो इसको समझो। और जो तुम्हारे जानने वाले, जो तुमने खूब पढ़ाई की, फलाना साहब ने पढ़ा दिया, इन्होंने पढ़ा दिया, उन्होंने कर लिया, जो तुम्हारे दोस्त वो जो भी कुछ है उनसे कर दो, सर ये वाला सवाल एक बार निकाल के देखो जरा, मोल वोल जैसे तुम्हें पता है, निकाल के बताओ कितने आइटम्स होंगे। तो जब तक उस बच्चे को ये पता ही नहीं है कि भाई साहब टोटल वेट 52 है यू और एक आदमी 4U, सीधे आंसर 13, खत्म। अगर वो कहेगा एक सेकेंड, जब भी कभी सैंपल का वेट दिया जाता है तो हमें पढ़ाया गया है सैंपल के वेट को पहले मोल में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर मोल्स को अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके एंटिटीज निकाली जाती हैं, उससे मोल ही नहीं निकलेंगे क्योंकि इस सैंपल के वेट को वो मोल में कन्वर्ट ही नहीं कर पाए। आप समझ रहे हैं? मैं बताऊं मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 52U को 4 ग्राम से डिवाइड करेंगे तब मोल आएगा। ऊपर यू है नीचे ग्राम है, बैंड बच गई, क्योंकि उसको यू और ग्राम का कन्वर्जन आता ही नहीं। तुम समझो, मतलब मैं ये तुम्हें डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं कि तुम्हारा मेथड सही है गलत है, मैं तुमको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि सर मेथड तो कुछ है ही नहीं ना सर, मेथड तो है ही नहीं। ये तो छोटे तीसरे क्लास के मेरे भाई ने बताया कि टोटल वेट को एक आदमी के वेट से डिवाइड कर दो, आदमी निकल आते हैं। इसमें मेथड क्या है सर? आगे आप क्या सीखेंगे, क्या करेंगे, वो आप आगे की बात होगी। आज तो मुझे इतना ही समझ में आता है सर, ये तो बेसिक्स है, ये यही बेसिक्स है। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को, जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं? जल्दी से बताओ, क्या ये क्लियर हुआ बात? मेरी बात क्लियर हुई सबको? 4U कैसे? हीलियम का 4U होता है। हीलियम का जो एटॉमिक वेट है वो 4U होता है। हीलियम में 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसलिए उसके पास टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने होते हैं? 4। और एक न्यूक्लियॉन का वेट क्योंकि 1U होता है तो 4 का वेट 4U होगा।
शाबाश। अब जो लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको समझ में आएगा। और घर में जिन लोगों को थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है, एक बार रिवाइज करना, मेरी बातों को सुनना, तो बहुत क्लैरिटी रहेगी। अपने आप को परेशान मत करो, अरे सर फिर वो मोल वाले का क्या होगा। सब होगा, सही से होगा, सही समय पर होगा, कल होगा। लेकिन आज सिर्फ समझाया जा रहा है खेल क्या है, केमिस्ट्री क्या है, इसमें क्या मोल कॉन्सेप्ट है सर, क्या चल रहा है। अरे भाई ये तो हिसाब किताब है सर, रिक्शे वाले को आता है सर, क्या पढ़ा रहे हो सर। ये तो रिक्शे वाले को पूछ लो कि भैया 100 किलो का बक्से में 1-1 किलो के सेब है, वो आंसर निकाल के बता देगा। और साथ में ये पूछ लो कि एक सेब में 2 काले बीज है, टोटल काले कितने होंगे, पीले कितने होंगे, नीले कितने होंगे, सब बता देगा। सर जब रिक्शे वाला बता सकता है तो मैं जबरदस्ती कंफ्यूज क्यों होता हूं। मोल निकालना जब तक नहीं सिखाएंगे सर, रिक्शे वाले को तो मोल नहीं आता, उसने कैसे बता दिया। ये तो गलत बात, क्योंकि तुम गलत समझ रहे हो ना। वो बात की बातें पहले ये थी, उसके बाद आ जाएगी जब वो आनी होगी। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए सर, नहीं रिपीट नहीं करेंगे हम, थप्पड़ अलग से खींच के मारते हैं, पता है ना, ये बात तुम्हें पता है ना, पटक पटक के मारते हैं, खून खराबा हो जाता है एकदम। तो इसलिए रिपीट की बात मत करो, इसमें कुछ रिपीट करने वाली बात नहीं है। और हम तब से रिपीट ही कर रहे हैं एक एक बात को, एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं। आगे की क्लासेस इतने आराम से, इतने इतने स्लो तरीके से अब पुचकार पुचकार के नहीं चलेंगी। आगे के लिए तुम्हें तैयार होना पड़ेगा। वो तो तुम अभी नए नए बकरे हो, इसलिए तुम्हें अभी तुम्हें समझ नहला धुला के तैयार किया जा रहा है। आगे तुम देखो कैसे जर्र जर्र। क्लियर है, यहां तक ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कुछ सवाल है जो तुम्हें करने के लिए दूंगा, तुम इत्मीनान से उनको करना। कोई और फॉर्मूले वॉर्मूले कुछ नहीं लगाने, जो तुम्हें आज पढ़ाया गया उसके बेसिस पे कर पाओ तो करो, नहीं तो छोड़ देना उसको। ठीक है, ज्यादा अकल नहीं लगानी। काम की बात करते हैं। काम की बात दूसरी आती, मैंने अब अभी जो हमने किया उसी को मैं दोबारा करूंगा 2 सैंपल्स के साथ। ठीक है ना, कैसे, एक और सवाल ले लेते हैं। एक सेकेंड, ये सवाल, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन दिस इन दीज 5 सैंपल्स। अब ये एक तरह से देखा जाए तो 5 सवाल हैं, जिसको मैंने एक ही बार में, एक ही सवाल में करने की कोशिश की। ठीक, इसके अंदर टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, इसके अंदर कितने हैं, ये सवाल। तो मैंने कहा भाई ये बताओ, ये तो आसान सा सवाल है कि अगर कभी भी न्यूक्लियॉन्स या फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब कुछ भी निकालना होता है तो तरीका यही है कि सबसे पहले नंबर ऑफ एंटिटीज निकाल ली जाती हैं, और एक बार जब एंटिटी पता चल जाती है तो एक एंटिटी में कितने हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए सर जरा एक पहला वाला पार्ट करके दिखाइए। चलो कार्बन के लिए निकाल के देखते हैं। मैं यहीं पर निकालूंगा, अपने आप समझना, नहीं तो मैं बिल्कुल दोबारा नहीं समझाऊंगा। इस लेवल पर आने के बाद अगर आप मेरी ये बातें नहीं समझ पा रहे हैं तो शर्म की बात होगी। आप समझिएगा बात को। 240 ग्राम का टोटल बक्सा है। चलिए बहुत बढ़िया, 240 ग्राम का बक्सा है, और एक बक्से, एक एप्पल, ये जो समझ पा रहा हूं एंटिटी का नाम क्या है सर, द नेम ऑफ द एंटिटी इज कार्बन। कार्बन क्या होता है, एटम होता है। तो द नेम ऑफ द एंटिटी इज कार्बन एटम। तो एक एंटिटी का वेट है 12U। ठीक है, इससे क्या निकल के आएंगी सर, इससे आएंगी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ एंटिटीज आएंगी। यू को ग्राम में कन्वर्ट करना आता है बेटा, हाँ सर अभी आपने बताया सर। यू को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 240 ग्राम, और यू को अगर आप ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कितना आ जाएगा, यू को ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये आ जाएगा 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इससे होगा क्या मास्टर जी, इससे होगा ये कि ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 12 से 240 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने आप समझना ये आ जाएगा 20Na। बताओ समझे बात को, 20Na समझ में आया। लोगों के तोते उड़ गए होंगे इस टाइम, क्योंकि सो रहे हैं ना, याद ही नहीं कर रहे हैं, इसको याद ही नहीं कर रहे हैं, बिना याद किए सोच रहे हैं सर हम कर लेंगे। अबे तुम गणित में भी यही करते हो यार, तुम पहले भी मैंने तुम्हें समझाया, तुम फिजिक्स में भी तुम बिना याद किए कैसे सवाल करते हो, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मैथ्स कैसे कर लिया तुमने बिना याद किए, सर मैथ्स इज लॉजिकल। अबे क्या लॉजिकल होता है,
जो समझा दिया गया, अगर आप उसको याद नहीं करेंगे कि भाई अगर ऐसा हुआ तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ऐसा हुआ तो ये केस बनेगा, वो केस बनेगा, इस केस ये तरीका है, उस केस करने का ये तरीका है, या नहीं याद करोगे कि भाई साहब जब आपने टोटल वेट को एक आदमी के वेट से डिवाइड किया तो आपको नंबर ऑफ एप्पल्स मिल जाएंगे। तो लेकिन यूनिट तो देखो, ऊपर ग्राम में सैंपल है, नीचे यू में वेट है, तो ग्राम को भी यू को भी ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और एक यू में कितने ग्राम होते हैं इतने। तो ये जो और ये समझ रहे हो 1/1.66 क्या होता है सर, वो पलट कर क्या बन जाता है, एनए। तो दैट मींस टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज इज 20 एनए। मैं फिर से यहां नोट कर रहा हूं, अलग से नोट कर रहा हूं, 1/1.66 इंटू 10⁻⁻24 को सॉल्व करने से 6.022 इंटू 10⁻23 आता है, जिसको अवागाड्रोज नंबर एनए कहते हैं। दिस इज अवागाड्रोज नंबर। हम बात करेंगे अवागाड्रोज नंबर के बारे में। तुम चाहो तो एनए को, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा मत करो, लेकिन इतना समझो 1/1.66 इंटू 10⁻24 इज 6.022 इंटू 10⁻23। लेकिन क्योंकि तुम रिपीटर बैच के बच्चे हो, तुम जानते हो इस नंबर को अवागाड्रो नंबर कहते हैं, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में एनए लिख देता हूं। So what is this 20 Na? Sir, this 20 Na is the number of carbon atoms, number of entities. अब आप बताइए क्या निकालना है सर? जो कहेंगे मैं निकाल लूंगा। वो कह रहा मुझे न्यूक्लियॉन चाहिए, तो मैं एक एटम में कितने न्यूक्लियॉन से निकाल लेता हूं। कार्बन में टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने होते हैं? 12 होते हैं, तभी तो इसका वेट 12 यू है। कार्बन का वेट तभी तो 12 यू आ रहा है। एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड। हेलो, हाँ सर। अच्छा, अरे अच्छा, मैं एक बार स्पीकर पे डालता हूं सर, हमारे प्रयास वाले भी मोटिवेट होंगे। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई। अभी रोहित सर से बात हो रही है। रोहित आर्य सर हमारे जो हैं, आर्य बाबा, वो एक बच्चे के घर पर हैं, प्रयास का हमारा लास्ट ईयर का स्टूडेंट है, और उसके 241 मार्क्स हैं, वो उसके घर पर ही है। अभी वो एमएसटी सर को और आशीष सर को कॉल पे लेंगे, तो तुम लोगों के सामने एक बार ऐसे बात करते हैं, तुम्हें सिर्फ मोटिवेट करने के लिए कि प्रयास बैच से भी टॉप रिजल्ट निकल रहा है, टॉप रिजल्ट प्रयास 1.0 बैच से टॉप रिजल्ट, समझ रहे हैं? अभी कॉल आएगी अगर उनकी दोबारा, तो बात करेंगे, है ना। बहरहाल, तो जो तुम्हें बताना है वो ये है कि अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज पता चल गई और मुझे ये पता चल जाए कि एक कार्बन में टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने होते हैं, तो आप मल्टीप्लाई करके टोटल न्यूक्लियॉन्स निकाल सकते हो। तो अब बताइए 20 Na के बाद क्या करना होगा सर? 20 Na के बाद आपको एक कार्बन में जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और एक कार्बन में कितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं? 12। तो इसका मतलब 12 दूनी 40, 24, 240 Na। कुछ समझे? यानी कार्बन का ये जो सैंपल है, इस सैंपल में टोटल न्यूक्लियॉन्स वो 240 Na निकल के आ रहे हैं। देख रहे हैं आप? सबको ये वाली बात समझ में आ रही है? सबको ये वाली बात समझ में आ रही है? चलिए सर, अब सेम काम हाइड्रोजन किसी के लिए भी, अब किसी के लिए भी कर लीजिए सर। चलिए फास्फोरस के लिए करके दिखाते हैं, फास्फोरस के लिए बिल्कुल सेम। अब मैं सिर्फ एक सेकंड भाई, कॉल आ गया। हाँ सर, स्पीकर पे ले रहा हूं सर। सर आपका वीडियो ऑन करो, बच्चों को दिखाओ वीडियो आपका। हाँ, वीडियो आ गया। मैं तो आ ही रहा हूँ। हाँ भाई, ये सारे बच्चे हैं, एमएसटी सर भी हैं, और ये देखिए भाई, ये एमएसटी सर भी हैं, साथ ही साथ हमारे आर्य सर भी हैं। आशीष सर शायद कनेक्ट नहीं हो पाए। ये एक बच्चे के घर में है इस टाइम, है ना सर? घर पे ही हो ना आप? सर ये मैं बच्चे के साथ ही हूँ सर। हाँ, बच्चे के 240 नंबर है सर। वाह, बच्चा मेरे साथ है, तो आप सभी को मैं मिलवाता हूँ हमारे कुलदीप डूडी भाई से। ये रहा भाई, प्रणाम सर जी। कुलदीप भाई कैसे हो? हेलो सर। बहुत बढ़िया रिजल्ट निकाला है तुमने, मजा आ गया यार। ये जो मैं जिस क्लास में इस टाइम हूं, ये प्रयास 1.0 का ही बैच है, और बिल्कुल यही माहौल तुम्हारे साथ था। मुझे लगता है सवाल वाल देखकर भी तुम्हें आइडिया लगेगा। ये बिल्कुल आज पहली क्लास है इनकी, और ये बच्चे क्योंकि पहली क्लास रहती है तो थोड़ा सा आप जानना चाहते हैं कैसा है, तो इनको हमेशा से लगता है कि प्रयास का रिजल्ट पता नहीं टॉप बैच टॉप रिजल्ट आता कि नहीं आता। तो इनको हमने हालांकि समझाने की कोशिश की है। तुम इनको जरा एक बार बोल भी दो कि भाई प्रयास बैच से भी हम 240, 250, 260 नंबर, 70 नंबर आराम से निकाल सकते हैं। इसका बैच से कोई लेना देना नहीं,
है ना। तो ये सारे बच्चे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो तुम्हें सब लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं भाई, सारे बच्चों की कमेंट्स आ रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो भाई। सर जो मेहनत करेगा उसके नंबर गारंटी से आएंगे ही आएंगे। ये बच्चे जो प्रयास में है इनके भी नंबर आएंगे सर, बस मेहनत करने के लिए बोलिए बस इनको, जो बस सर को जितने भी अपने टीचर्स है ना सब पर अंधविश्वास करें और मेहनत करें बस। सही है, सही है, बहुत बढ़िया। तो देख लो भाई, बहुत बढ़िया यार, कुलदीप बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा सर। ये सब भरोसा करने वाली बात है सर। बिल्कुल आयुषी हमारे अमिताभ सर, मैं आशीष सर। सही है सर, बिल्कुल। सर मैं आपको एक शानदार चीज दिखाऊं सर इसकी, बताइए। इस बच्चे के पीछे देखो सर, मैं आपको दिखाता हूँ। ओहो, ये देखो भाई पीछे, भाई साहब क्या बात है। नोट्स सर, ये नोट्स नहीं है, ये नोट्स नहीं है, ये इसकी केवल रफ कॉपी है, रफ कॉपी। रफ कॉपीज हैं। तुम कह रहे थे ना क्या करना है, मैंने तुमको बताया था, सिर्फ पढ़ते जाओ, सवाल करते जाओ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, फेंकते जाओ फेंकते जाओ फेंकते जाओ, कॉपियों की कॉपियां भर गई। ये देख लीजिए आप। सर ये देखो सर, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो कॉपी देखना सर, इसके ना हर जगह स्टार्ट, देखो सर, ये हर जगह स्टार्टिंग में ना एक नंबर लिखता है, तारीख लिखता है 18/9/2025। अच्छा, इसने ये कॉपी चालू करी 18/9/2025 में, मतलब अपने 18 तो अभी नवंबर है ना, हाँ सॉरी सितंबर में, 18 सितंबर को कॉपी चालू करेगी और 15 दिन में ये कॉपी खत्म कर देता पूरी। सही है, इतनी मेहनत, इतना कितना करना आपको, बहुत बढ़िया। तो यार वही है, एफर्ट्स करेंगे। कितनी मेहनत की होगी जब रफ कॉपियां, सिर्फ रफ कॉपी इतनी सारी है। सोचो इस बच्चे ने कितनी मेहनत की होगी। सही कह रहे हैं सर, सही। मॉड्यूल सर, इससे देखो, ये देखो मॉड्यूल में कौन कौन सी एक्सरसाइज कर ली है, ये देखो एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 सही है, सही है यार, वो बहुत सही है, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से बच्चे ने करी है तैयारी। और कॉपीज का बंडल दिखा के दिल जीत लिया सर, बिल्कुल बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि बिना प्रैक्टिस, बिना पेन चलाए सिलेक्शन नहीं हो सकता, ये परम सत्य है, हमेशा रहेगा। और सर इन लोगों को भी ना थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे सर। जब इनके सामने कोई चीज आती है ना, तो फिर एकदम से कि सर ये कैसे हो गया, बेसिक से करा दो, ये सब चीजें इनको अवॉइड करनी पड़ेंगी, कि थोड़ा सा जोर खुद भी लगाना पड़ेगा। मतलब बिना जोर लगाए काम नहीं चलेगा। मतलब अब तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि आपने मेरी दिल की बात बोल दी भाई गॉड, मतलब ये बहुत अच्छा है। ये जो अभी दिखाया ना जी, जो बंच दिखाया फाइल्स का, जी वो यही बता रहा है कि भाई टीचर सिर्फ एक हद तक, एक लिमिट तक आपके साथ मेहनत कर सकता है। बिल्कुल सर, हमने इतना थोड़ी ना पढ़ाया सर, हमने इतना थोड़ी ना पढ़ाया कि ये 200 कॉपी भर देगा सर। हमने तो 2-4 कॉपी लायक पढ़ाया सर, लेकिन इसने 200 कॉपी भरी है क्योंकि इसने खुद से इनको बार बार पढ़ा, बार बार सीखा। कुछ ऐसी बातें जो हमने शायद ये सोच के ना बताई हूं कि अरे यार ये तो इनको पता होनी चाहिए, ये खुद से सीखी है इसने। तो ऐसे रिपीटर बैच को तो ये बहुत ज्यादा बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा हर चीज के लिए। मतलब अगर उनको लगता है कि यार ये चीज मुझे आनी चाहिए, कई बच्चों ने जवाब दिया मैं नहीं दे पाया, तो ऐसे में फिर मुझे भी ये सीखना है, कैसे भी करके कहीं से भी सीखूं मैं। तो ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। 242 पता है इसके ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में केवल 180, मतलब केवल तो क्या बोलूंगा, पर 180 नंबर आए थे। अच्छा, 60 नंबर का जंप लिया है सर सेकंड अटेम्प्ट में। बहुत बढ़िया, गजब, बहुत बड़ी बात, गजब गजब गजब। आपका आपका बहुत धन्यवाद कि आपने आईओसी मुझे रटने की जरूरत नहीं पड़ी, पूरी मतलब दिमाग में अंदर है। बहुत बढ़िया यार। थैंक यू नहीं आईओसी का तो सर, आईओसी का तो वैसे ही सर, और आपने भी मतलब फिजिक्स तो एकदम मक्खन कर दी सर, एडवांस। आईओसी का तो हाँ हुई है मक्खन इसलिए हुई है क्योंकि आप साथ में मतलब लगे रहे, बिल्कुल, इम्पोर्टेंट बात ये थी। सही बात है। और आईओसी का तो सर बिल्कुल क्लियर है। मतलब बच्चे अगर आंख बंद करके भरोसा कर ले सर पर, अमिताभ सर पर, तो अकल लगानी ही नहीं है, उसमें अकल ही नहीं लगानी। सर आप तो गोट ही हो, एक बार मैं कर दूं ना सर। नहीं मैं नहीं करना होता, ये गलत बात होती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जैसे अमिताभ सर हो गए, एमएसटी सर हो गए, ये लोग तो मतलब इसमें सोचना नहीं है, आंख बंद करके बस पैरों पे बैठ जाइए। अमिताभ सर अपने तरीके से जो भी बताते जाएंगे, आंख बंद करके चुपचाप पढ़ते चले जाइए। आपको बाद में समझ में आएगा कि आपने क्या सीख लिया, मतलब क्या क्या गेन किया। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पूरा भरोसा करें, फुल फ्लेज भरोसा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक दादा। चलिए सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। चलिए फिर बात करेंगे सर। बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय, बाय कुलदीप, बाय बाय। तो भाई ये कुलदीप था। एकदम से रोहित सर, मुझे नहीं आइडिया था कि उस बच्चे के घर में होंगे या क्या है, कहाँ पर। लेकिन कल क्लास के बाद भी सर का कॉल आया था, तो मैं नहीं उठा पाया था। लेकिन ये बहुत बढ़िया हुआ, और एटलीस्ट तुम्हारे सामने ही बात हो गई। और ये सब आसान है, मतलब समझो सब किया जा सकता है। खैर, अब जरा एक काम और कर रहा था मैं फॉस्फोरस के लिए कर रहा था, तो मैं एक एक करके बिना बोले
है ना, बिना बोले लिखता जाऊंगा, देखते हैं तुम क्या समझ रहे हो। ठीक, ये आ गया आपका 240 ग्राम डिवाइडेड बाय 31U। फॉस्फोरस के लिए मैं आपको बता दूं कि फॉस्फोरस के पास टोटल न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो 31 होते हैं, इसलिए इसका वेट जो है वो 31U होता है। ठीक है ना, ये आपको सवाल में देगा, आपको अकल लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सवाल में देगा। और नहीं तो फिर शायद आपने कल पढ़ा भी हो, मैंने कुछ एक टेबल बनाई थी, उसमें कहीं ना कहीं आपको ये दिख भी जाएगा। तो फॉस्फोरस के पास टोटल न्यूक्लियॉन्स 31 है, तो दैट मींस 31U इसका वेट हो गया। ठीक, अब इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 240 ग्राम डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 31 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। फायदा क्या है, फायदा यह कि सर ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, और इसको अभी मैं सिर्फ रफली सॉल्व कर रहा हूं, जरा समझना। दिस इज 240 अपॉन 31 और 1 अपॉन 1.66 क्या बन जाएगा पलटकर, Na। क्लियर है, दिस इज 240 अपॉन 31 Na। ठीक है ये। अच्छा, अब आप क्या करेंगे सर, अब आपको न्यूक्लियॉन्स निकालने थे, तो जब आपको न्यूक्लियॉन्स निकालने होते हैं तो आप क्या करते हैं सर, जब न्यूक्लियॉन्स निकालने होते हैं तो टोटल एंटिटीज को एक आदमी के अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अभी मैंने बताया कि फास्फोरस के अंदर 31 न्यूक्लियॉन्स होते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ आप इसको 31 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही आप इसको 31 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 240 Na। यानी टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, 240 है। यानी मैं तुम्हें यह बताना चाह रहा हूं, सब लोग बहुत ध्यान से सुनना, बस लास्ट बात बोलने जा रहा हूं, मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि इस सैंपल में भी टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, 240 है, और इस सैंपल में भी टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, 240 है। टोटल न्यूक्लियॉन्स की बात कर रहा हूं, एंटिटीज की बात नहीं कर रहा हूं, टोटल न्यूक्लियॉन्स। और सर होने भी थे ना सर, ये कार्बन का सैंपल है सर 240 ग्राम का, ये हाइड्रोजन का सैंपल है 240 ग्राम का, ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन फॉस्फोरस का सैंपल है 240 ग्राम का। सर अभी तो आपने बताया था कुछ भी हो वेट कौन डिसाइड करता है, सर वेट न्यूक्लियॉन्स डिसाइड करते हैं। तो जब वेट न्यूक्लियॉन्स डिसाइड करते हैं और दो लोगों का वेट सेम है, तो फिर न्यूक्लियॉन्स के नंबर भी तो सेम होंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ the name of the sample, sir, irrespective of the name of the sample, if the weight is fixed, nucleons are fixed। क्योंकि वेट कौन डिसाइड करता है सर, वेट न्यूक्लियॉन्स डिसाइड करते हैं। मेरा वजन अगर 100 किलो है तो तुम्हारा वजन भी अगर 100 किलो है, तो मेरे और तुम्हारे अंदर न्यूक्लियॉन्स के नंबर सेम होंगे, क्योंकि वजन सिर्फ कौन डिसाइड करता है, न्यूक्लियॉन्स। मेरी बात सब लोग समझे, सबको ये वाली बात समझ में आ रही है। यानी सारे सैंपल्स में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने निकल के आने वाले हैं, 240 Na। और यहां से आता है एक खूबसूरत डिस्कशन का एंड, और वो ये है कि ग्राम हटाओ Na लगाओ न्यूक्लियॉन्स ले जाओ। वाह वाह वाह। यानी जब कभी भी मुझे न्यूक्लियॉन्स निकालने हो तो सैंपल के वजन में से ग्राम हटाकर सिर्फ Na लगा दो, आपको न्यूक्लियॉन्स मिल जाएंगे। 240 ग्राम सैंपल किसका, किसी का भी सर 240 ग्राम है, किसकी वजह से वजन है, न्यूक्लियॉन्स की वजह से, तो इसके अंदर न्यूक्लियॉन्स होंगे। ग्राम हटाओ Na लगाओ 240 Na, ग्राम हटाओ Na लगाओ 240 Na, ग्राम हटाओ Na लगाओ 240 Na, ग्राम हटाओ Na लगाओ 240 Na। सर मुझे किसी से मतलब ही नहीं है सर, 450 ग्राम H2SO4 के कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे सर, 450 Na। 25 ग्राम पानी में कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे, 25 Na। सर आप मुझे ग्राम में वेट देते जाइए, मैं ग्राम हटा के Na लगाता जाऊंगा, मुझे टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मिलते जाएंगे। आज का यही डिस्कशन था जो हमें करना था। लेकिन बात समझाने की सिर्फ इतनी है कि सर सबसे पहले एंटिटीज निकाली जाती हैं, एंटिटीज निकालने के बाद अगर आपको कुछ और निकालना है तो एक एंटिटी में वो चीज कितनी है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपको न्यूक्लियॉन्स निकालने हैं तो न्यूक्लियॉन्स के नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर आपको प्रोटॉन्स निकालने हैं तो प्रोटॉन्स के नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ टोटल एंटिटीज के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है सबको, क्या ये वाली बात समझ में आ गई है? तो इस बात को सब लोग ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी न्यूक्लियॉन्स कैलकुलेट किए जाते हैं या कुछ भी कैलकुलेट करना है तो मुझे सबसे पहले एंटिटीज कैलकुलेट करनी है और उसके बाद मल्टीप्लाई करते रहिए, आंसर आता रहे। ये आज हमने सीखा। कल की क्लास में इन्हीं बातों को किसी और तरह से भी डिस्कस करेंगे और वो होगा बेसिक तरीका जो हम आगे यूज भी करते चले जाएंगे। अब कल की क्लास में हम इन्हीं चीज को आगे बढ़ाते हैं और मोल्स
को शुरू करके एक बढ़िया डिस्कशन वाइंड अप करते हैं और उसके बाद भर भर कर सवाल करेंगे। तो आज भी कुछ सवाल तुम्हें होमवर्क के लिए दूंगा, बट एक्चुअली खेल जो है वो आगे से अब शुरू होगा। चलिए, क्या ये बातें सबके समझ में आ गई हैं? और जल्दी से बता दो, क्या मजा आया? क्या मजा आया? कुछ सवाल हैं जो तुम्हें करने के लिए दिए जाएंगे, आप उनको करेंगे। और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि आप सबसे पहले ये व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे एडमिशन फॉर्म भरने के बाद। तो आप सबसे पहले अपने बैच में जाएंगे, बैच में जाने के बाद रिसोर्सेज के अंदर ये रिसोर्सेज का एक ऑप्शन आता है। रिसोर्सेज के अंदर जब आप जाएंगे तो आप सबसे पहले ये एडमिशन फॉर्म का लिंक फॉर्म भरेंगे। रीजन मैं बताता हूं। एडमिशन फॉर्म में आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स मांगी जाएंगी। वो डिटेल्स अगर मेरे पास होंगी तो मैं आपको कभी भी किसी फंक्शन में या किसी सेलिब्रेशन में इन्वाइट करना चाहूं तो कर सकता हूं, क्योंकि बच्चों ने हर बार ये बोला है सर हमारे पास कोई इन्विटेशन नहीं आया, हमारे पास कोई इन्विटेशन नहीं आया, क्योंकि तुम्हारी डिटेल्स हमारे पास नहीं थी। तो सारे बच्चे इस एडमिशन फॉर्म को सबसे पहले भरेंगे, नाम, पापा का नाम, फोन नंबर, जो भी कुछ होता है सब डालेंगे। उसके बाद वो व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करेंगे और ये टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करेंगे। ये हमारे बैच का टेलीग्राम होगा। एक टेलीग्राम ग्रुप का जो मेरा कॉमन टेलीग्राम ग्रुप है वो भी मैंने तुम्हें बताया, आप उसको ज्वाइन करेंगे। आप समझ रहे हैं? तो सब लोग व्हाट्सएप लिंक से व्हाट्सएप को, टेलीग्राम लिंक से टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, लेकिन पहले एडमिशन फॉर्म को भरने के बाद, ताकि हम आगे किसी भी तरह के आपके साथ इंटीमेशन रखना चाहें, कुछ कन्वे करना चाहें, कुछ मैसेज देना चाहें या आपको बुलाना चाहें तो हम वो कर सके। क्लियर है? तो चलिए भाई, सब लोगों को आज मजा आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, सब लोगों को बातें समझ में आ गई हैं। अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। लगे रहिए, कोशिश करते रहिए, है ना। जितनी मेहनत करेंगे उतना फायदा होगा। हर बार ही बोलता हूं मैं, जितना रूह अफ़ज़ा डालोगे शरबत उतना ही मीठा बनेगा। तो आप थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा बढ़ाते जाइए, मजा आ जाएगा एकदम। ठीक, तो बहरहाल आज का जो डिस्कशन था एक सोचने वाला डिस्कशन था, तसल्ली से बैठकर एनालाइज करने वाला डिस्कशन था कि यार ये सब्जेक्ट कैसे पढ़ा जाता है, आपको समझ में आ जाएगा, चीजें आपको आसान लगेंगी। ठीक है ना? तो चलिए, इतनी बात करते हैं, फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। FSGH, बहुत बढ़िया। व्हाट्सएप, थैंक यू। तो चलिए, आज इतनी बात करते हैं, फिर मुलाकात करेंगे। कल डाउट्स वगैरह देखेंगे। तुम्हारे डाउट्स मैं समझ रहा हूं, तुम्हारे जो डाउट्स हैं वो वही है अभी सच। सीधा एक न्यूक्लियॉन के वेट से, बिल्कुल सुनीता शाबाश बेटा, इस बारे में कल बात करूंगा मैं। तुमने बिल्कुल सही बात पकड़ी कि अगर आपको टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स निकालने थे तो सर आपने पहले एप्पल निकाले, फिर बीज निकाले। अरे सीधे ही बीज के वेट से डिवाइड कर देते तो बीज आ जाते। बिल्कुल सही है सर। जब आपने एप्पल के वेट से डिवाइड किया तो एप्पल आ गए, बीज के वेट से डिवाइड करोगे तो बीज आ जाएंगे। यानी अगर आपको टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स निकालने हैं तो टोटल वेट को एक न्यूक्लियॉन के वेट से डिवाइड कर दीजिए, और एक न्यूक्लियॉन का वेट 1.66, जो ऊपर जाकर Na बन जाता है। यानी 240 ग्राम डिवाइडेड बाय 1.66 क्या बन जाएगा? 240 Na। सुनीता समझ रहे हो? कल हम बात करेंगे इसके बारे में। बहुत बढ़िया, शाबाश। न्यूट्रॉन प्रोटॉन कैसे निकाले गए एग्जाम्पल कल बात करेंगे सारी। अब उतना समझ आया सर, उतना समझ में आ गया, ये उत्तर वाले आ गए भाई, बहुत बढ़िया। ये क्या है? नॉट टुडे अमित सर लाइन। सर मास ऑफ न्यूक्लियॉन 1U, मास ऑफ न्यूक्लियॉन 1 एंटिटीज क्या होता है? चलिए, तो आज इतनी बात करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू। ईजी नोट्स, हाँ वही है, PW स्टोर पे ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो। थैंक यू सो मच। चलिए, बाय बाय।